हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया, सब बढ़िया। चलो, अब सर फिजिकल केमिस्ट्री आज ऑफिशियली तो नहीं बोलूंगा, ऑफिशियली अगली क्लास में फिनिश हो जाएगा, लेकिन आज फिजिकल केमिस्ट्री की मेजर चीजें खत्म हो जाएंगी। कल की क्लास में सरफेस केमिस्ट्री है, और सरफेस केमिस्ट्री हमने प्रॉमिस किया था 28 फरवरी हमारा लास्ट डे होगा, और उस दिन हम लोग आपस में सब सिलेबस फिनिश कर लेंगे। बहुत सारे लोग मेरे साथ साथ चलते रहे, बहुत अच्छा लगा मुझे। कुछ कमेंट सेक्शन में दिखने को मिला कि हाँ सर हम डेली करते हैं क्लासेस, कुछ लोग बैकलॉग में आ रहे हैं, कोई बात नहीं। जो लोग डेली कर रहे हैं बहुत अच्छा है, आपके पास पूरा गिन के 2 महीना बचा हुआ है। 2 मंथ्स मोर देन सफिशियंट है आपके पास रिवीजन करने का, फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग बनाने का, प्रैक्टिस करने का। आप प्रैक्टिस यहाँ से करो, उम्मीद से करो, जैसे भी कर सकते हो कर लो बस। ठीक है। हम बस एक ही चीज चाहते हैं कि आप सिलेक्शन लेके जाओ। यहाँ आए हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, दिन भर में 4 वीडियोस 3 वीडियोस देख रहे हो, डेली के डेली वीडियोस देख रहे हो, डेली उसका डीवीपी सॉल्व कर रहे हो, तो यार हम लोग भी चाहते हैं कि आप सिलेक्शन लेके जाओ। बस ये कोशिश जरूर करना अपनी तरफ से, जितना हो सकता है रिवीजन भूलना मत। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही हम लोग चले जाते हैं, टीचर्स का वीडियो लेक्चर्स खत्म हो गया, ऑनलाइन में यही एक लॉस है कि आप मिसगाइडेड हो जाते हो। आपको याद ही नहीं आता। आपको याद कब आएगा? 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब सब्जेक्ट का टच खत्म हो जाएगा। जब सब्जेक्ट का टच खत्म हो गया उसके बाद कुछ भी कर लो, वो फिर याद नहीं आएगा। तो ट्राई करना आज के बाद। कल भी सरफेस केमिस्ट्री, अच्छा सरफेस केमिस्ट्री बहुत सारे लोग इग्नोर मार देते हैं, अरे सर एक ही लेक्चर में करा है, कभी और देख लेंगे। नहीं 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 भाई, ये गलती मत करना। सरफेस केमिस्ट्री को एक बार नहीं 10 बार पढ़ोगे ना, तब जाके उसके एग्जाम्पल, जो रटने वाले या जो बोल सकते हैं बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उनको बार 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 रिवाइज करोगे, तब जाके अपना फिनिश हो पाएगा। पक्का? तो चलो, एक काम करते, एक सिंपल सी चीज शुरुआत करते। शुरुआत हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या किया हुआ है वो देखते। एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर में हमने क्या कर रखा है उसको पहले डिस्कस कर लेते। सबसे पहले पहले दिन हमने क्या पढ़ा था कि डिस्कवरी ऑफ अल्फा रेज, बीटा, गामा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरीज करी थी। फिर हम लोगों की लाइफ में कौन आ गया था? फिर हमारी लाइफ में आ गया था, फिर हमारी लाइफ में आया था कौन सर? उसके बाद मॉडल्स आए थे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल में कुछ प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे आ गए, जहां पे ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, या ई इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा हो गया। उसके बाद सर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी करने के बाद हम लोग यूज करना शुरू हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था कि सर वर्क फंक्शन होता है, ऐसा ऐसा करके ग्राफ बन जाता है। आप देखोगे तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला लिखा था, एच न्यू माइनस क्या लिख दिया था, न्यू नॉट। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं एच सी, तो यहाँ पे एच सी की वैल्यू क्या निकल के आती थी? लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपॉन लेमडा इंटू लेमडा नॉट। तो ये सब छोटी छोटी चीजें कर ली थी हम लोगों ने, इसके ग्राफ कर लिए थे, ये पढ़ लिया था कि काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी होती है। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी बढ़ाने पे चेंज नहीं करती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिर से आपके फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स जब करोगे तब आएगा दोबारा, वहां पे भी आपको रिवीजन होगा। लेकिन हाँ, काइनेटिक एनर्जी कर लिया था। फिर हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक करने के बाद हम लोग आ गए थे बोर्स मॉडल पे, और बोर्स मॉडल में हमने 2-3 रिजल्ट्स निकाले थे। एक निकाला था कि सर रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एनथ ऑर्बिट क्या होता है, और एनर्जी ऑफ एनथ ऑर्बिट क्या होता है। याद रखना, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, ये तीनों चीजें, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी, ये तीनों चीजें, सर इन तीनों का फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? अगर नहीं याद आ रहा ना, तो बेटा कहीं ना कहीं तैयारी ऊपर नीचे हो रही है। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ने जाओ, चाहे ये फिजिकल का हो, चाहे ऑर्गेनिक का हो, चाहे इनऑर्गेनिक का हो, प्लीज पीछे का रिवाइज करके आया करो, क्योंकि चैप्टर आपस में कनेक्टेड होते हैं। आज चैप्टर का एंड लास्ट डे है, तो उस दिन अपने को सब कुछ पता होना चाहिए कि सर ये सब कैसे होता था। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? एन स्क्वायर बाई जेड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? जेड बाई एन। ये क्या था? जेड स्क्वायर बाई क्या था? एन स्क्वायर। इसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में हम लोग देखते थे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या कहलाता है। कि सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में हम लोग देखते थे, तो यहाँ पे देखने को मिला था कि 1/λ इज नथिंग आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, सर n2 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ लाइंस भी देख ली थी कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी। तो ये भी फॉर्मूलाज हमने कर लिए थे, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कर लिए थे। तो वो कितना था? n2 माइनस एन वन, n2 माइनस एन वन, n2 माइनस एन वन प्लस वन, डिवाइड बाई क्या होता था? 2। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ऐसे काम करता था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ऐसे काम करता था। फिर हमारी जिंदगी में आया कौन? तो सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बाद सर ड्रॉबैक आ गया बोर्स मॉडल का, ड्रॉबैक आ गया बोर्स मॉडल का। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया डी ब्रॉगली वेवलेंथ।
सर डिब्रोगलीज वेवलेंथ, डिब्रोगलीज हाइपोथेसिस। सर डिब्रोगलीज हाइपोथेसिस में क्या होता था, तो यहाँ ये बोला गया कि कोई भी मैटर होगा तो उसका लेमडा जो होगा वो एच अपॉन पी होगा, या एच अपॉन एम वी होगा, या फिर एच अपॉन अंडर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी होगा, या फिर इसी को लिखना चाहें एच अपॉन अंडर रूट टू एम चार्ज इनटू वोल्टेज। तो ये फॉर्मूला पढ़ा। फिर हमारी लाइफ में आ गया हाइजनबर्ग। हाइजनबर्ग ने क्या बोला कि भाई साहब आपको दुनिया में जब किसको पढ़ते, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप दुनिया में कभी भी किसी को देखेंगे तो अगर कोई माइक्रोस्कोपिक सब्जेक्ट है ना, आप उसके बारे में कभी कुछ बता नहीं सकते। हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये क्या बोलता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये अपने पास ये आ गया। तो हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी, यहां तक हमने बेसिक चीजें सारी डिस्कस कर ली थी। यहां तक हमने बेसिक सारा डिस्कस कर लिया था। डिब्रोगली हो गया, हाइजनबर्ग हो गया, बोर्स मॉडल हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हो गया, रदरफोर्ड, सब कुछ फिनिश हो चुका है। आज क्या है, तो आज अपने पास जो आज के टाइम पे वैलिड मॉडल है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और वो कौन सा मॉडल है उसको देखना शुरू करेंगे। देखो अपने पास अगर मैं पिक्चर दिखाऊं तो ऐसे शुरुआत हुई थी। याद करो, डाल्टन ने बोला कि एटम को तोड़ नहीं सकते हो, डाल्टन ने बोला एटम को तोड़ नहीं सकते, लेकिन थॉमसन ने क्या बोला, भाई साहब देखो, ये बोल के 1800 में चले गए। 1897 में क्या आया, थॉमसन ने बोला ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फील्ड होंगे। सर न्यूक्लियर मॉडल रदरफोर्ड लेके आया, उन्होंने बोला नहीं, पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ये शक्तिमान बन के घूमे जा रहे हैं, पक्का। उसके बाद किसने बोला, प्लेनेटरी मॉडल, ये बोर्स लेके आए, उसने बोला एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और ये क्या करेगा, इसके अराउंड रोटेट कर रहा होगा, बोर्स मॉडल। लास्ट वन कौन आया, श्रोडिंगर, और ये हमारा लास्ट लेटेस्ट और सबसे लास्ट मॉडल है जिसको हम यूज करते, दैट इज नोन एज श्रोडिंगर्स मॉडल। श्रोडिंगर्स मॉडल में क्या है, सबकी कहानी बताएगा श्रोडिंगर। 1926 में इसने कुछ कुछ बातें बोली, बहुत मैथमेटिकली एक्सप्लेन करके आया बंदा, तो बहुत अच्छा बंदा था, हम बोल सकते हैं कि बहुत सही आदमी था, जिसने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कवरी करी और अच्छी अच्छी बातें बताई, जो आज 100 ईयर्स होने को हैं, आज भी अपने पास वैलिड हैं, पक्का। तो सर ये देखो लास्ट मॉडल जो हमारे पास आया वो कौन सा था, क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल देखो अपने पास, देखते हैं। सबसे पहली चीज देखो, इसको बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ कम से कम इतना जरूर जानना चाहिए। सबसे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर्स इक्वेशन, या पहले रुक जाओ, पहले हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में उसके ऊपर जाना शुरू करेंगे। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या होता है, तो सर पहली चीज, दो टाइप के मैकेनिक्स होते हैं, दो टाइप के मैकेनिक्स होते हैं हमारी जिंदगी में, दो टाइप के मैकेनिक्स यूज करते हैं हम लोग, कौन कौन से, तो एक को बोलते हैं हम लोग, एक को बोलते हैं सर क्लासिकल मैकेनिक्स, एक होता है हमारी जिंदगी में कौन सा, क्लासिकल मैकेनिक्स, एक होता है हमारी जिंदगी में क्लासिकल मैकेनिक्स, और दूसरा हो जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, जो आप पढ़ते आ रहे हो, जिसके ऊपर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लग रहा है। सर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन किस पे लगता है, सर याद करो, यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब जो एस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको फॉलो कर रहा है, ये न्यूटन्स लॉज को ओबे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग हो गए, ये सब लोग क्या, हम लोग बस हो गया, ट्रक हो गया, ये किसको फॉलो करता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को। क्वांटम मैकेनिक्स में बात करोगे तो क्वांटम मैकेनिक्स में किसको फॉलो करते हैं, डू नॉट ओबे, ये क्या करते हैं, ये ओबे नहीं करते हैं, डू नॉट ओबे क्वांटम अपने पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ओबे नहीं करने वाला है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये ओबे नहीं करेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ओबे नहीं करता है। मतलब आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि सर ये एस गोस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, नहीं सर, ये डेरिवेशन आप यहाँ नहीं लगा सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो ये किसके लिए वैलिड है, माइक्रोस्कोपिक, सर ये किसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर मैक्रोस्कोपिक, जो बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये किसके लिए वैलिड होता है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। ये किसके लिए वैलिड होगा, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। ये किसके लिए वैलिड होता है, तो सर ये वैलिड होगा माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। सर ये क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड होगा, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड हो जाता है, पक्का। तो ये मैक्रोस्कोपिक और वो क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक। तो क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत पुराना हो गया। एक्चुअली जो श्रोडिंगर आया, श्रोडिंगर ने क्या बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ना कभी इसकी बात नहीं करेगा, ऑब्वियस है, ये सब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं लगा सकते आप। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो बोर्स मॉडल आप निकाल रहे हो, बोर्स मॉडल में दिक्कत क्या थी, उसने क्या मान लिया था कि इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल मान लिया था, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल। भाई क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ये सब नहीं होता। इलेक्ट्रॉन किसको फॉलो करेगा,
जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स को, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं लगा सकते हो। लोगों ने बोला ठीक है भाई साहब बताइए, आप बताइए। श्रोडिंगर ने आपने उंगली करी तो आप बताइए क्या करेगा इलेक्ट्रॉन। श्रोडिंगर ने बोला रुको एक काम करो, तो मुझे बोल रहे हो ना, एक काम करते हैं, तो मुझे परेशान कर रहे हो, एक सिंपल सा चीज यूज कर लेते हैं। क्या? तो सर श्रोडिंगर ने क्या बोला, श्रोडिंगर्स इक्वेशन देखना। श्रोडिंगर ने क्या करना शुरू किया, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन को क्या मान लिया कि एक पार्टिकल, और उसका एक वेव इक्वेशन निकाल दिया। सर देखो हम तो अभी तक दो चीजें पढ़ चुके हैं, दो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी मैटर है, तो उसके अंदर दो नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक क्या होता है, वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन्स के पास भी क्या होगा, दोनों नेचर होगा, पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। तो श्रोडिंगर ने क्या किया, दोनों को मिक्स करना शुरू किया और कुछ तगड़ा ही अपने पास निकाल लिया। पहले ये चीज देख लो, इसने क्या बोला कि सर ये क्या है, वेव फंक्शन है। ये क्या है, वेव फंक्शन, किसके लिए, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, कि मान लो इसका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसका फंक्शन मैथमेटिकली जैसे होता है ना, आप एसएचएम में दिखाते हो y इज इक्वल्स टू a sin x t ऐसे करके दिखाते हो, ओमेगा t ऐसे करके, तो वैसे ही उसने क्या मान लिया कि साई क्या है, एक मैथ्स का वेव फंक्शन है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। साई क्या है, वेव फंक्शन है, ठीक है। अभी देखो इसने क्या लिखा इक्वेशन में, देख लेना अपने पास इक्वेशन, देखो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये अलग लेवल पे सोच रहा है। अभी तक जितने लोग बात कर रहे थे वो सारे के सारे नॉर्मल बातें कर रहे थे, ये भाई डबल डिफरेंशिएशन कर रहा है, और डिफरेंशिएशन में डी भी सही से नहीं लिख रहा है, थोड़ा पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा है, और प्लस क्या कर रहा है, बोल रहा है कि ये पार्टिकल नेचर जो होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। ई माइनस बी साई इज इक्वल्स टू जीरो। साई क्या है, वेव फंक्शन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में ये चीजें देख सकते हो। तो भाई अभी काम कर लेते, अब ये ना इक्वेशन तुम्हें देख के पता चल रहा होगा कि भाई साहब कुछ अलग ही लेवल पे इक्वेशन चल रही है, कुछ अलग ही लेवल पे इक्वेशन चल रही है। अब इस इक्वेशन को तुम्हें भी पता है कि यार इतनी मैथ तो सर हमें ना आती कि हम इसको सॉल्व करेंगे, अब वैसे हमें भी नहीं आती तो हम इसको भी ज्यादा भाव देते नहीं। हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा इसका शॉर्टकट सीख लेते हैं और इसके बाद इसका सॉल्यूशन यूज करेंगे। श्रोडिंगर ने बोला, श्रोडिंगर अच्छी बात क्या कर गया, ये हाई फाई बातें ना अलग लोगों के लिए बोल के बोला गया, नीट के लिए जरूरी नहीं है। श्रोडिंगर ने ये सीधा बोला कि इंडिया में जो नीट दे रहे हैं उनके लिए जरूरी नहीं, मेरा सॉल्यूशन बस जान जाओ, मेरी इक्वेशन जान गए, मेरी पावर पहचान गए। ये जो डिफरेंशिएशन ऐसे लिखा हुआ है ना डेल, ये डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको ही पता होगा कि उस टाइम पे हम लोग क्या करते, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब बाकी लोगों को क्या मान लेंगे उस टाइम पे, कांस्टेंट मान लेंगे। ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड। 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर, ई क्या है, टोटल एनर्जी, ई क्या होती है, टोटल एनर्जी, ई क्या हो जाता है, टोटल एनर्जी सर, और वी क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सब चीजें आ गई हमारी लाइफ में। फिर किसने बोला सर ये सब चीजें ना अच्छी नहीं लग रही, इतना बड़ा इक्वेशन अच्छा नहीं लग रहा, तो एक काम कर लेते हैं, श्रोडिंगर की इक्वेशन को, ऐसे हमें पढ़ना नहीं है, पूरा इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, लेकिन इसको लिखने का तरीका एग्जाम हॉल में, एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा इसको लिखने का एक तरीका है। एनसीईआरटी वाले बहुत चालाक इंसान है, एनसीईआरटी वाले बोला मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, जो टीचर आएगा, जो बच्चा आएगा वो मेहनत करे। उसने देखोगे दुनिया का सबसे छोटा वाला शॉर्टेस्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा है, लेकिन उसको लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे इसने क्या बोला कि रुको एक काम करो, इतनी मेहनत नहीं करेंगे, ये काम कर लेते हैं, क्या करना है सर, देखो ना, आप इसी को इक्वेशन को लिखने का तरीका बताता हूं, बाकी चीजें आपको रटने की जरूरत है नहीं। सर ये सब साई के डिफरेंशिएशन है, और ये क्या लिख दिया, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई लिख सकते, ये हो गया। लोगों ने बोला सर ये अलग क्यों किया, भाई इसको इसलिए अलग कर दिया कि इतना बड़ा हम लोग ना लिख के इसको शॉर्टकट में ये भी लिख सकते हैं, वेयर शॉर्टकट में अगर इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई माइनस बी साई इज इक्वल्स टू जीरो, वेयर अब देखो ये भी एक इक्वेशन हो गया, ये भी किसका इक्वेशन हो गया, श्रोडिंगर का ही हो गया। अब यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हमने शॉर्टकट क्यों यूज किया, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लैप्लेसे ऑपरेटर, लैपलासे ऑपरेटर। और ये किसकी इक्वल है, तुम्हें देख के पता चल गया होगा, सर डेल्टा स्क्वायर ये किसकी इक्वल है, तो सर ये क्या कर रहे हैं, डेल स्क्वायर। सबका पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम लोग एक साथ हटाना चाहते हैं, तो आगे से हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कर देंगे। तो ये अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका बता रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है सर, ये अपने पास अलग अलग लोगों के लिखने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये देख लो,
पक्का। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे और क्या क्या मिलने वाला है। किसी ने बोला सर ये भी अच्छा नहीं लग रहा, और एनसीईआरटी वाले और छोटा कर दो, और छोटा कर दो यार, किताब में इतना लंबा कौन इक्वेशन लिखेगा। तो एनसीईआरटी वाले ने बोला कि रुको एक काम करते हैं, देखना तुम्हें ना लास्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन याद रखनी है, डेरिवेशन याद नहीं रखनी, ये इक्वेशन पता होनी चाहिए एग्जाम हॉल में। दूसरा देखो इन्होंने क्या करा, एक काम करते हैं 8 पाई इसको, अब देखो मैथमेटिकल मजे ले रहे हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को। अब अगर मैं लिखना चाहूं, जीरो लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बस कुछ नहीं, एक काम करते, इसको क्या उठा के ले जाते अपने पास, या फिर एक सिंपल सी चीज और कर लेते, एक सिंपल सी चीज और कर लेते, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय, मल्टीप्लाई बोथ, मल्टीप्लाई बाय माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम। अगर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, ये क्या आ जाएगा, थोड़ा देखो इससे क्या होने वाला है, माइनस ईसाई आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। एक्चुअली एनसीईआरटी वालों ने थोड़ा सा परेशान किया हमें, इससे तुम्हें बस एक चीज बताना चाह रहा हूं, ये देखो, ये देखना अपने पास, इसको मल्टीप्लाई किया, ये ईसाई हो गया, माइनस ईसाई हो गया, और प्लस ये क्या हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई वी साई इज इक्वल्स टू जीरो। तुम बोलो सर ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि इसका रीजन है। एक्चुअली क्या किया गया, ये माइनस को उधर लेके चले जाओ, तो माइनस एच स्क्वायर, देखो एनसीईआरटी की मतलब होता है ना कि एनसीईआरटी कितना स्मार्ट आदमी है, उसने देखो हम लोगों से इतनी मेहनत करवा, तुम भी सोच रहे हो सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, लेकिन देखना अभी ये देखो अपने पास, एनसीईआरटी ने बोला ये सब लिखने की इतनी जरूरत क्या है, आप ना एक काम करो, यहाँ पे ना इस इक्वेशन को उठा के ऐसे लिख दो, और एनसीईआरटी आप जाके देखोगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन मिलेगी। अब बोलो सर एच क्या है, तो इसको उन्होंने क्या बोला कि वेयर एच इज नथिंग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये किसको बोल दिया, हैमिल्टोनियन, एच इज नथिंग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये क्या हो गया, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो गया। और एनसीईआरटी वाले ने बोला कि भाई साहब हम इतनी मेहनत ना करेंगे, हमारा स्टूडेंट आएगा वो इतनी मेहनत करेगा, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सर एच की वैल्यू क्या बोली गई, एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम, 8 पाई स्क्वायर एम डेल्टा स्क्वायर प्लस किसके इक्वल हो जाएगा, वी के, एच क्या होगा इसके। तो एच ऑपरेटर ऐसे काम करता है। एनसीईआरटी में आपको ये इक्वेशन दी जाएगी, मुझे क्या बताना था बस आपको, अब ये डेरिवेशन मत याद करना, मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूँ, तुम्हें ये 3 इक्वेशन कहीं साइड में लिख के रख लेना। श्रोडिंगर इक्वेशन को अगर कोई बोले तो एग्जाम हॉल में ऐसे भी लिखा जा सकता है, श्रोडिंगर को कोई बोले तो एग्जाम हॉल में ऐसे भी लिखा जा सकता है, और श्रोडिंगर को एनसीईआरटी में देखोगे तो ये इक्वेशन लिख के दिखाया गया है। अब सोचो ना कितना चालाक काम है, एक तो मैथ्स ऐसी ही नहीं आ रही थी, ऊपर से एनसीईआरटी ने बोला भाई हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे, तुम करो, तुम खुद से समझो वो क्या है। एनसीईआरटी में देखो सीधा वो लिखा हुआ है श्रोडिंगर का वो इक्वेशन, क्योंकि सबसे छोटा इक्वेशन है, वो लिख दो हो गया कहानी खत्म। अब तुम्हें पता ही चल रहा है हैमिल्टोनियन क्या होता है, आया कैसे, तो डिफरेंशिएशन को अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं और लास्ट में वहां तक पहुंच गए, उसी को क्या बोल देंगे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। पक्का, तो ये छोटी छोटी चीजें ऐड कर लो। मेरे पास श्रोडिंगर आया, श्रोडिंगर को तुम्हें देख के लग रहा है इक्वेशन लिखने में इतनी हालत टाइट हो रही है, तुम्हें लग रहा है तुम श्रोडिंगर सॉल्व कर पाओगे, कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशंस, हम लोग क्या पढ़ते हैं ये देख लेना। मैं ना अभी थोड़ी देर बाद श्रोडिंगर के ऊपर फिर से आऊंगा, लेकिन हाँ पहले हम लोग सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर पे आते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर्स इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, क्योंकि मेरे केमिस्ट्री काम का यही है, बाकी यार श्रोडिंगर ऑब्वियस है हमारे लिए उतना ज्यादा यूजफुल नहीं। सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन गिव्स, श्रोडिंगर इक्वेशन मैथमेटिकली सॉल्व करने पे श्रोडिंगर इक्वेशन गिव 3 solutions known as 3 quantum numbers, जिनको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वांटम नंबर्स। कौन कौन सा दिया थोड़ा देखना अपने पास, कौन कौन सा दिया ये देखना अपने पास। एक्चुअली जो श्रोडिंगर का एक सॉल्यूशन आया, ये सॉल्यूशन जो दिखा वो ऐसे दिखा,
और इसी को हम लोग तोड़ देते हैं और इसको लिख देते हैं कि सर 3 क्वांटम नंबर कौन कौन से आए, तो पहला आया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। सेकेंड वन की बात करें तो ये क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर। और इसको हम लोग क्या लिखना शुरू करते हैं, एल से, या फिर इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। सर श्रोडिंगर का इक्वेशन सॉल्व करके लाए तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आए, 3 सॉल्यूशंस आए। और एक को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक को हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एम से। मेरा श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व होकर आएगा, साई की 3 वैल्यूज निकल के आएंगी। उसको लिखने का तरीका ये होता है, NLM। ये है मेरे पास। याद रखना, फोर्थ क्वांटम नंबर हमें नहीं पता होता। फोर्थ क्वांटम नंबर श्रोडिंगर ने नहीं बताया, फोर्थ क्वांटम नंबर हमने बाद में ऐड किया है। श्रोडिंगर के इक्वेशन से 3 क्वांटम नंबर्स आते हैं। पहला क्वेश्चन यही बनता है, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है। दूसरा, आज की क्लास में देख लो, क्योंकि आज अच्छी अच्छी चीजें चलने वाली हैं। आज सब कुछ ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर फिनिश होता है। इसलिए बोल रहा हूँ, बाउंड्री पे खड़े हैं। अब अगला स्टेप अच्छा रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, ये आपकी आज की क्लास पे डिपेंड करता है। मैंने बोला श्रोडिंगर की इक्वेशन से 3 चीजें आ गई। अब यहां से मेरे लाइफ में आता है कौन सा टॉपिक, यहां से मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं कि व्हाट इज क्वांटम नंबर। व्हाट इज क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, एक्चुअली देखो श्रोडिंगर ने दिया, लेकिन होते क्या है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स आते क्या है, तो क्वांटम नंबर्स आर नथिंग, दे आर द सेट ऑफ नंबर्स। ये इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि सेट ऑफ नंबर्स हैं, सेट ऑफ नंबर्स हैं which gives complete information, जो क्या बताने वाले हैं, which gives complete information, जो किसके बारे में complete information देने वाले, which gives complete information about electron in an atom, about electron in an atom, जो उसके बारे में सब कुछ बता दें। मेरे पास टोटल क्वांटम नंबर्स को कंप्लीट सेट ऑफ क्या होता है, तो देयर आर 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स, देयर आर 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स। 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स मिलने वाले हैं। और 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स में पहला टाइप जो आएगा मेरे पास, वो कौन सा है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन से। फिर आता है कौन सा, एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल से। थर्ड वन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम से। एंड द फोर्थ वन स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग या तो एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर एम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स मेरी लाइफ में आएंगे। और उन चारों में पहले 3 क्या हैं, सॉल्यूशन है किसके, श्रोडिंगर के। दे आर द सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। चौथा वाला सॉल्यूशन नहीं होता है। सर याद रखिएगा, श्रोडिंगर का सॉल्यूशन 3 ही होते हैं, जो 3 आए इनके साथ ही, तो इसीलिए इनके साथ लिमिटेशन आती है। अब जैसे क्वांटम नंबर पढ़ने जाएंगे, जो सॉल्यूशन है, मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका कोई सॉल्यूशन निकालेगा तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ सकता ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही सॉल्यूशन आ सकते हैं। क्वाड्रेटिक में क्या आएंगे, 2 ही सॉल्यूशन आएंगे। कोई लीनियर इक्वेशन है, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू सिर्फ एक ही आ सकती है। क्यों, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, x की पावर कितनी है, 1। तो इसी तरह से यहाँ पे चलता है। श्रोडिंगर ने क्या बोला कि भाई मेरे पास 3 क्वांटम नंबर मैं इसमें दे रहा हूं, कहां से आया, मेरी इक्वेशन सॉल्व करोगे तो वहां से आएगा। अब हम उसको जज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत लोगों को उंगली कर रखी है। थॉमसन को किया था, रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड को उंगली करी, बोर्स आया। इसलिए अब हम जज नहीं कर रहे किसी को। हमने बोला श्रोडिंगर भाई तू जो बोलेगा हम वो मान लेंगे। तूने बोला 3 क्वांटम नंबर, हम मान लेते हैं तेरे पास 3 क्वांटम नंबर्स हैं। क्या क्या होते हैं ये क्वांटम नंबर्स और क्या बताते हैं, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर ये देख लो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या बताता है, दिस क्वांटम नंबर्स एन टेल्स अबाउट, एन क्या क्या बताता है, टेल्स अबाउट द शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर सेल को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि सर इलेक्ट्रॉन का कौन सा ऑर्बिट है, किस सेल में है, किस ऑर्बिट में है, ये कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और क्या बताता है, इट ऑल्सो टेल्स अबाउट किसके किसके अबाउट बता देगा, सर एनर्जी के अबाउट बता देगा, एनर्जी बता देगा, वेलोसिटी बता सकता है, सब कुछ बता सकता है।
रेडियस बता सकता है, रेडियस बता सकता है। कैसे याद करो, हम लोगों ने बोर्स मॉडल पढ़ा था, उसमें रेडियस का फॉर्मूला क्या था, एर नथिंग 0.529 एन स्क्वायर बाई क्या था, जेड था। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -13.6 जेड स्क्वायर बाई क्या था, एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। सर अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होती थी, अगर वेलोसिटी की बात करूंगा तो 2.18 2.18 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ चल रहा था हमारी लाइफ में, पक्का। तो यही सब था। तो ये सब में एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट पता है, पहला क्वांटम नंबर क्या बता रहा है कि एन सर नथिंग, नंबर ऑफ ऑर्बिट बता रहा है। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। आप इनडायरेक्ट में पहले से भी यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग देखो ना अपने पास, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ भी एन किसका फॉर्म है, ये भी एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एन इज नथिंग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वैल्यू ऑफ एन, एक मिनट ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ एन कहां से स्टार्ट होगी, जीरो से लेके कहां तक जा सकती है, इंफिनिटी तक। एन की वैल्यू कहीं से कहीं जा सकती है, बस याद रखना। एन विल बी, वैल्यू ऑफ एन विल बी ऑलवेज अ होल नंबर, याद रखना ये होल नंबर ही होगा, फ्रैक्शन कभी नहीं हो सकता, कैन नॉट बी फ्रैक्शन, कैन नॉट बी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कभी नहीं होगा एन की वैल्यू। नंबर ऑफ ऑर्बिट या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो एन की वैल्यू के साथ लिमिटेशन क्या दी श्रोडिंगर ने, बोला श्रोडिंगर ने कि भाई तुम पहले से भी यूज कर रहे थे, ये तो तुम्हें पहले से पता था। अब मैं श्रोडिंगर क्या बताने वाला हूं, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि नई चीज क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको पहले से आता था, आप खुशी खुशी जान रहे थे, हाँ सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सेकंड वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड वाले को हम लोग यूज करने वाले हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताने वाला है, तो देखना ध्यान से। टेल्स अबाउट सबसेल, सबसेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किस सबसेल में, ध्यान से देखना। जैसे मैं तुम्हें बोलता हूं कि तुम अपना एड्रेस बताओ, तुम अपना एड्रेस बताओ, तुम कैसे बताओगे, तुम यही बोलोगे ना। जैसे मैं अपना एड्रेस बताना चाहता हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं कोटा में हूं, मैं कोटा से पढ़ा रहा हूं। तो कोटा में भी तुम पूछो सर कहाँ से, तो मैं क्या बोलूंगा, अरे कोटा में ना तलवंडी सर्कल के पास। तो तुम क्या बोलोगे, अच्छा तलवंडी सर्कल, अच्छा सर यहाँ पढ़ा। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का तुमने क्या पूछ लिया, सेल पूछ लिया, ऑर्बिट पूछ लिया। इलेक्ट्रॉन का तुमने क्या पूछा, तुम इलेक्ट्रॉन से पूछ रहे भाई तेरा एड्रेस क्या है, तो इलेक्ट्रॉन क्या बताएगा, पहले बोलेगा मैं फोर्थ ऑर्बिट में हूँ, मैं थर्ड ऑर्बिट में हूँ, सेकंड ऑर्बिट में हूँ, ऐसे ऑर्बिट बताएगा। उसके बाद किसने पूछा कि सर सब, अब अरे यार तुम पूरे तलवंडी सर्कल पे थोड़ा ना घूम रहे होगे, ऑब्वियस कहीं और होगे, तो वहां पे देख लो सबसेल के बारे में कौन बताएगा, सबसेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन बताएगा, प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर। सबसेल का क्या होता है, पहली चीज वैल्यू ऑफ एल जो होती है, वैल्यू ऑफ एल जो होती है वो पता है क्या है, कहां से कहां तक होती है, 0 to n-1। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, 0 to n-1 हमेशा। एल की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक जाएगी, n-1 तक। उसके बाद एल की वैल्यू जो होती है, वैल्यू ऑफ एल, एल स्पेसिफाइज द नेचर ऑफ या टाइप ऑफ सबसेल। ये क्या बताने वाला है, टाइप ऑफ सबसेल बताने वाला है। प्लीज ध्यान से देखना आप अपने पास, यहाँ पे अब बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ये देखो अपने पास एक चीज और, इवन ये क्या बताएगा, ऑर्बिटल क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम ही बता देगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ, एंगुलर मोमेंटम भी बता देगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिख देता हूं, √L × L+1 h/2 पाई। और हम लोग शायद लास्ट क्लास से सीख चुके हैं, L+1 इसको h/2 पाई को क्या लिख सकते हैं, एच बार लिख सकते हैं, एच बार लिख सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम L × L+1 h/2 पाई, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच बार लिख सकते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होने वाला है कि वैल्यू ऑफ एल होती है 0 से लेकर n-1। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम में ये चीजें उठा उठा कर डाल दो, अपने पास हो जाएगा। अब एंगुलर मोमेंटम में देखो और क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों की लाइफ में बताया जाएगा, ये देखो एंगुलर मोमेंटम में और क्या क्या होता है। पहली चीज, अगर एल की वैल्यू, ध्यान से देखना अपने पास, सबसेल देखो कौन सा होता है। अगर एल की वैल्यू 0 है मतलब कौन सा सबसेल है, एस सबसेल है। ये कौन सा सबसेल है, एस। मैं ऐसे लिख देता हूं, इतना बड़ा कौन लिखेगा, एस। एस का मीनिंग क्या होता है, शार्प, ठीक है। अगर एल की वैल्यू 1 है तो सर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी। ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। ये देख लो अपने पास 2, तो ये क्या हो जाएगा, डी। ये क्या हो जाएगा, डिफ्यूज।
एल की वैल्यू अलग अलग और उसके हिसाब से सबसेल अपने पास 3, ये क्या हो जाएगा एफ, ये क्या हो जाएगा फंडामेंटल, ये क्या हो जाएगा फंडामेंटल, तो ये एफ की वैल्यू क्या हो गई फंडामेंटल। अगर फोर्थ पे चले जाए ऐसे तो हमारे पीरियड टेबल में आएगा नहीं, लेकिन हाँ जी अपने पास, तो इसको बोल देंगे हम लोग डीजेनरेट, ये क्या हो जाता है जी डीजेनरेट, डीजेनरेट अपने पास। तो ये 4 अपने पास, 5 हमने वैल्यूज देखे। अगर कहीं पे ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, आप पहले कहां जाते हो ऑर्बिट के अंदर, आप पहले कहां जाते हो ऑर्बिट के अंदर। अगर n की वैल्यू 1 है, ध्यान से देखो, n की वैल्यू 1 है मतलब l की वैल्यू क्या पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ जीरो। क्यों? क्योंकि l की वैल्यू कहां से कहां बोली गई है, जीरो से लेकर कहां तक n-1 तक, तो जीरो से लेकर कहां तक बोली गई है n-1 तक, l की वैल्यू जीरो। मतलब सर देखना ध्यान से, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे कर रहे हैं सर। आगे से अब क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आज क्वांटम नंबर्स के, ये देखो 1s लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि सर फर्स्ट ऑर्बिट है और एल की वैल्यू जीरो, मतलब कौन सा सबसेल होगा, कौन सा सबसेल होगा, एल की वैल्यू जीरो, कौन सा सबसेल होगा 1s होगा। सर ये क्या हो जाएगा 1s हो जाएगा। सर n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, l की वैल्यू 0 पॉसिबल है, l की वैल्यू कितनी पॉसिबल है 2। क्यों? क्योंकि सर n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, 0 से लेकर n-1, 0 और 2-1 कितना हो गया सर, ये देखना अपने पास, ये क्या हो जाएगा 2s और ये क्या हो जाएगा 2p, ये क्या हो जाएगा 2s और ये क्या हो जाएगा 2p। तो n की वैल्यू 2, l की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। जितने अपने पास, ये देखना अपने पास n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 लिख रहा हूं, तो l की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है सर, 0 से लेकर n-1, तो ये l की वैल्यू क्या पॉसिबल है 2। ये देखना अपने पास, इसको क्या लिखेंगे 3s, ये क्या हो गया 3p, ये क्या हो जाएगा 3p हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड ऑर्बिट है और p क्या है l की वैल्यू, यहां देख लो, इसको क्या लिख दूंगा 3d लिख दूंगा, तो n की वैल्यू 3 ऐसे लिख दो। फिर किसने बोला कि सर n की वैल्यू 4 कर देते हैं, अगर n की वैल्यू 4 कर देंगे तो l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 2 और l की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो इस केस में क्या आ जाएगा 4s, इस केस में क्या आ जाएगा 4p, इस केस में क्या आ जाएगा 4d और इस केस में क्या हो जाएगा 4f। देख लो किस ऑर्बिट में कितने सबसेल होंगे, किस ऑर्बिट में कितने सबसेल होंगे, ये देख लेना। अगर मैं बात करता हूं कहीं पे तो ये देख लो, फॉर nth सेल या nth ऑर्बिट के बारे में बात करूं, फॉर nth सेल nth ऑर्बिट के बारे में, तो नंबर ऑफ सबसेल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेल्स कितने पॉसिबल हैं, खुद से फॉर्मूला बनाओ कितने होंगे। n की वैल्यू 1, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सबसेल पॉसिबल है 1, सेकंड ऑर्बिट में कितने सबसेल पॉसिबल हैं 2, थर्ड ऑर्बिट में कितने सबसेल पॉसिबल हैं 3। तो सर जितने जिस ऑर्बिट में रहेंगे उसी ऑर्बिट का क्या बन जाएगा अपने पास, उतने ही सबसेल्स बनने वाले। तो सर ये अब छोटे छोटे फॉर्मूलाज आप चाहो तो ऐसे ही याद रखो, और नहीं तो आप इसको अब देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, अरे सर ये शॉर्टकट है, अरे शॉर्टकट नहीं है भाई, ये बहुत बेसिक सी चीज है कि सर फॉर nth ऑर्बिट, अगर मैं nth सबसेल या nth ऑर्बिट में जाऊंगा तो ये क्या चीज है, कुछ नहीं सर, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आप ये रटो, चाहे नॉर्मल लॉजिक लगा लो कि जिस ऑर्बिट में जाएंगे उसके हिसाब से नंबर ऑफ सबसेल्स आ जाएंगे, जिस ऑर्बिट में जाएंगे उसके हिसाब से नंबर ऑफ सबसेल्स आ जाएंगे। थर्ड ऑर्बिट में गए 3 सबसेल आ गए, फोर्थ ऑर्बिट में गए 4 सब। एक चीज बताओ, एस एस सबसेल कहां से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट से, पी सबसेल कहां से स्टार्ट हो रहा है सेकंड से, डी सबसेल कहां से स्टार्ट हो रहा है थर्ड से, एफ सबसेल कहां से स्टार्ट हो रहा है फोर्थ से। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते वैसे वैसे नए नए टाइप के सबसेल भी ऐड हो जाते हैं। मतलब मान लो एक सिंपल सी बात बताता हूं, मान लो मैं यहाँ पे अकेला हूं, जैसे जैसे इस रूम का साइज बढ़ाएंगे लोग बढ़ते चले जाएंगे ना, और भी हो जाएंगे और भी हो जाएंगे और भी हो जाएंगे। तो आप ऐसे सोचो कि अगर आप अकेले खड़े हो, आप जहाँ खड़े हो अभी, जहाँ पढ़ाई कर रहे हो, आप खुद वहां पे अकेले हो, तो आप अपना इलेक्ट्रॉन, आप अपनी जगह खड़े हो। लेकिन जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाते जाओगे, मोहल्ले को ऐड करोगे, घर वालों को ऐड करोगे, पड़ोसी को ऐड करोगे, जैसे जैसे आप साइज बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आपका ऑर्बिट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइप ऑफ लोग क्या हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। सिमिलरली नंबर ऑफ ऑर्बिट्स अगर बढ़ते हैं तो सर क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। श्योर हो? तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखना, हो जाएगा सर। दूसरी चीज, अब सर आया किसने बोला कि सर आपने ये तो बता दिया कि एल क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बता दिया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सबसेल। अब सबसेल का एंगुलर मोमेंटम निकालना सीख लिया। अब चलो एंगुलर मोमेंटम पे भी बात कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम किसका 0 होगा, चलो एंगुलर मोमेंटम अगर मैं बात करता हूं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ, अब देख लो थोड़ा सा ध्यान से, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस सबसेल, क्योंकि आज सर क्वेश्चन अपने पास बहुत अच्छे अच्छे होंगे और आज ही के सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। 0 × 0 + 1 h बार होगा, कितना हो जाएगा 0।
एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी सब सेल, पी सब सेल तो क्या होगा 1 × 1 + 1 एच बार होगा, तो ये कितना हो जाएगा √2 एच बार हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ डी सब सेल तो ये कितना होगा अंडर रूट ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 × 2 + 1 एच बार हो जाएगा, और ये कितना होगा √6 एच बार। तो एंगुलर मोमेंटम भी आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग प्रिंसिपल एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर आप यूज कर रहे हो, एजिमुथल क्वांटम देखो एन से क्या आया नंबर ऑफ ऑर्बिट आया, एन से क्या आया नंबर ऑफ ऑर्बिट आया, एन से क्या आ रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट आ रहा है, एन से क्या आ रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आ रहे हैं, एल से क्या आ रहा है एजिमुथल क्वांटम नंबर से क्या आ रहा है नंबर ऑफ सबसेल्स आ रहे हैं। किस ऑर्बिट में कितने सबसेल होंगे, किस ऑर्बिट में कितने सबसेल होंगे, किस ऑर्बिट में कितने सबसेल होंगे, ये सब चीजें बताई जा रही हैं किससे, एजिमुथल क्वांटम नंबर से। पक्का एंगुलर मोमेंटम आ गया, एजिमुथल क्वांटम नंबर आ गया, अभी भी सबसेल आया है, सबसेल के अंदर। अब जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मैंने क्या बोला कि मैं कोटा में पढ़ा रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ तलवंडी सर्कल के आसपास हो, तुम बोलोगे अरे सर कोटा से अब तलवंडी सर्कल आ गए, अब तो बताओ कहाँ रहते हो, मैं फिर मकान नंबर बताऊंगा, मैं बोलूंगा यार कहाँ पे रहता हूँ, तो मैं बोलूंगा यार इस बिल्डिंग में रहता हूँ, तो तुम कहाँ पहुंचोगे उस बिल्डिंग में पहुंचोगे। ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन को तुम खोजने जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन की सर्च में निकले हो, तुम्हें पहले क्या बताया गया ऑर्बिट, तुम ऑर्बिट में पहुंचे, ऑर्बिट में गए तो देख रहे हैं अरे भाई बहुत सारे लोग हैं यार, हर एक ऑर्बिट में अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग टाइप के सबसेल्स आ रहे, हर एक ऑर्बिट में अलग अलग टाइप के सबसेल्स आ रहे। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के सबसेल आ रहे, तो यहाँ पे हमने क्या करना शुरू किया, अब थर्ड क्वांटम नंबर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना शुरू करेगा। मैंने क्या बोला, मैं कोटा फिर तलवंडी सर्कल के आसपास, फिर मैं क्या बताना शुरू कर दूं मकान नंबर। जैसे ही मैं मकान नंबर बताऊंगा तुम पहुंच जाओगे कि हाँ सर यहाँ पहुंच गया। वैसी हालत यहाँ पे है। मैंने पहले बोला इलेक्ट्रॉन को भाई तू अपना एड्रेस बता, तो इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला है कि अरे सर मैं बताता हूँ आपको अपना एड्रेस, कैसे बताऊंगा, तो अपने को बताना शुरू कर रहा है, कैसे, अरे सर आपको मैं बताता हूँ, पहले आप कहाँ आइएगा ऑर्बिट में, फिर कहाँ आइएगा सबसेल में, और सबसेल के अंदर कौन से कमरे में हूँ, कौन से बिल्डिंग के किस कोने में हूँ, ये मैं बताऊंगा। ये क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ सबसेल। सर किसमें, प्रेजेंट इन अ सबसेल। ध्यान से देख लो अपने पास, मैं अब एक बार एक फ्लो चार्ट बना देता हूं, ध्यान से देखना। सेल पहले कहाँ गए, सेल में, सेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एन से, सेल से कहाँ जाओगे सब सेल में, इसको किससे पता चला, ये कौन से क्वांटम नंबर से है एल से, और सब सेल से अब कहाँ जाओगे ऑर्बिटल के अंदर, ये किससे पता चलेगा ऑर्बिटल्स के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा एम। पक्का, तो देख ले श्रोडिंगर के जो 3 इक्वेशन आए ना, हवा में नहीं आए थे 3 इक्वेशन, श्रोडिंगर के 3 इक्वेशन हवा में नहीं आ रहे, शेल सबसेल और ऑर्बिटल्स ऐसे यूज कर रहे हैं हम लोग, शेल सबसेल और ऑर्बिटल्स ये 3 चीजें यूज कर रहे हैं। सर ये सबसेल पता चल गया कि एस के बदले ऑर्बिटल के अंदर ये क्या बताएगा, तो ये देखो इसकी वैल्यू जो होती है ना ये बताती है, ये वैल्यू ऑफ एम जो होता है, ध्यान से देखना, वैल्यू ऑफ एम किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है -L to +L, -L to +L इंक्लूडिंग किसको, इंक्लूडिंग 0, -L to +L, वैल्यू ऑफ एन जो होगा, वैल्यू ऑफ एन जो होता है ये किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ एम डिपेंड करता है -L to +L इंक्लूडिंग 0। कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल है इससे निकालते हैं, ध्यान से देखना अपने पास, L = 0 मतलब कौन सा सबसेल था, एस सबसेल था, ध्यान से देखना एस सबसेल था, इसके एम की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, एम की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, -0 to +0 मतलब एम की वैल्यू कितनी हो गई 1, मतलब एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, एक ही होगा। कितने ऑर्बिटल्स होंगे, अगर ऑर्बिटल्स के बारे में बात करूं तो कितने ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं मुझे, एक ही दिख रहे हैं। मतलब अगर मैं जैसे ही बोलूंगा इस मकान में जहां एक ही कमरा है, तो तुम मुझे आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, अरे सर इस घर में तो एक ही कमरा है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर मैं ये बोल देता हूं L = 1, कौन सा सबसेल हो गया, P सबसेल हो गया। अब P सबसेल में जाओगे तो P सबसेल में देखना M की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, -1 से लेके +1, -1 0 और क्या आ गया +1, नंबर लाइन पे आप जैसे देखते हो वैसे देखो, सर क्या हो जाएगा -1
0 प्लस 1। ऐसे जनरली हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे नंबर लाइन की तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं, बट याद रखना ये सब कुछ फिक्स नहीं रहता। जरूरी नहीं कि आपको फिक्स ही करना है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ये फिक्स नहीं रहता। एल की वैल्यू अगर 2 लेते हैं, एल की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डी सबसेल। और डी सबसेल में देखोगे तो एम की वैल्यू क्या होगी, -2 -1 0 +1 और +2। सर डी सबसेल में कितने हो जाएंगे, टोटल देख लो कितने दिख रहे। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, नंबर लाइन की तरह अरेंज कर दो। कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 5 हो गए। एल का मतलब एस सबसेल में कितने कमरे हैं, इस टाइप के घर में जाओगे कितने कमरे, 1 कमरे। सर अगर मैं इसमें जाता हूं, एल की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो एम की वैल्यू कितनी, 3 पॉसिबल है। कितने कमरे होंगे इस घर में, 3 होंगे। सर इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है ना, डी में जाऊंगा 5 होंगे। अगर मैं एल की वैल्यू 3 ले लेता हूं, मतलब एफ सबसेल अगर लेता हूं, तो एफ सबसेल में एम की वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल है, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। मतलब अगर इसकी वैल्यूज देखना शुरू करें तो इसकी वैल्यूज अगर हम देखते हैं, इसकी वैल्यूज देखते हैं तो ये कहाँ होगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 और ये क्या हो गया, +3। पक्का। तो ऐसे ऐसे करके बनाते चले जाओ, ऐसे ऐसे करके बनाते चले जाइए, हो जाएगा सर। +1 +2 ये जो भी होगा, कितने हो गए यार, अरे 1 मिनट रुक जा, पता चला गलत बना दिया। ये देख, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया, -3, ये -2 -1 0 +1 +2 और +3। तो देख लो मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं कि पहले हम कहाँ आए थे, ऑर्बिट में। ऑर्बिट से कहाँ आए सब। अच्छा इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर, ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही थी, इसके ऊपर। एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 से लेकर n-1 तक। ऑब्वियस है ना, जो नीचे आएगा ऊपर वाले पे डिपेंड करेगा। एम की वैल्यू कैसे डिसाइड हो रही है, तो -L to +L। मतलब सीधी सी बात यह है कि सर आप एस सबसेल में जाएंगे तो एक ही कमरा मिलेगा, पी सबसेल में जाएंगे तो 3 कमरे मिलेंगे, डी सबसेल में जाएंगे तो 5 मिलेंगे, और एफ सबसेल में मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, अपने पास 7 मिलेंगे। मतलब अगर पूरा अगर इलेक्ट्रॉन को खोजने आ रहा हूं तो मुझे ये देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में है, फिर उसके अंदर कौन से सबसेल में है, और फिर उसके अंदर उस सबसेल में कौन से ऑर्बिटल में, किस कमरे में प्रेजेंट है, उसके ऊपर फोकस करूंगा। पक्का यही सब होने वाला है। तो चलो एक काम करते हैं, एम की वैल्यू आ गई, एम हमें बता रहा है कि भैया क्या तुम्हारा कितना होने वाला है, कितने टाइप के सबसेल होने वाले। तो मैं तीनों सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर को अरेंज करना शुरू करता हूं, तीनों सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर को। अच्छा एक चीज और बता देना, एल की वैल्यू देख के एम की वैल्यू कितना बता सकते हो, फॉर गिवन एल। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप याद करना चाहो, गिवन एल या गिवन सबसेल, अगर कोई सबसेल बता दिया गया तो एम की वैल्यू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने पॉसिबल होंगे, देख लो। देखना मैं ये सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, -L to +L -L to +L -L to +L। सर इसका मतलब क्या हो गया, नंबर लाइन में L उधर जाना है, L इधर आना है, और +1 किसका आ गया, 0 का। देख लो L की वैल्यू 0, M की वैल्यू, L की जी वैल्यू 0, M की वैल्यू क्या हो गई, 0 पुट करो क्या आ जाएगा 1। L की वैल्यू 1 पुट करो कितना आ गया 3। L की वैल्यू 2, इसमें कितने आ गए। पक्का। तो सर आप देख लो, आप ये सब फॉर्मूले रट रहे हो अलग कहानी है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट अगर याद है ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सीधी सी सी बात है। अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे तो ये देख, अगर मैं अब इसके बारे में बात कर लेता हूँ, यूज करना शुरू करता हूँ, याद करना n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो L की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, L की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 0। M की वैल्यू भी क्या पॉसिबल होगी, ध्यान से देख लेते हैं, इसका एक टेबल बना लेते हैं। n की वैल्यू ऐसे रख देता हूँ, n L M 1, ये 0, ये 0। सर ये क्या रख दिया, इसको क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन भी लिख ही देते हैं, रिप्रेजेंटेशन भी लिख ही देते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट। और अगर मैं बात करता हूं, चलो इसको क्या लिखेंगे 1s, और 1s कैसा दिखेगा, एक बॉक्स बनेगा। सर एल एन की वैल्यू 2 रख दिया तो 2 में क्या क्या पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है 1। सर ये क्या क्या पॉसिबल होगा, इसके लिए 0, और इसके लिए क्या होगा -1 0, और क्या होगा +1। यहाँ पे क्या पॉसिबल होगा 2s। ये देख लो, इसको इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। सर ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये यहां से यहां गया,
-1 से +1, ये क्या कहलाएगा 2p। इसका डब्बा कैसा होगा 1 रूम का, और इसका घर कैसा होगा 3 रूम का। इसके घर में कितने कमरे होंगे 3 कमरे होंगे। सर सेकंड ऑर्बिट में इतना ही पॉसिबल है। थर्ड ऑर्बिट में जाओगे तो सर 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है। ये 0 देख लो अपने पास, 0 के लिए m कितनी वैल्यू पॉसिबल है 0। अच्छा कोई बोले कि सर एक बार में नहीं बता सकते, नहीं भाई, एल हर एक एल पे एम अलग अलग आएगा ना, हर एक सबसेल के लिए एल क्या आएगा एम अलग अलग आएगा। एम की वैल्यूज क्या होंगी फ्लक्चुएट करती। ये देख लो अपने पास क्या होगा भाई, ये देख m की वैल्यू ये क्या हो गया अपने पास 3s। इसके पास कितने कमरे होंगे 1 कमरे होंगे। सर इसके बारे में बात करेंगे तो -1 से लेकर -1 0 और क्या हो जाएगा +1। तो इसके पास इसको हम लिखेंगे 3p, और 3p में क्या हो जाएगा देखना आपने को। सर अगर 3D की बात करो -2 0 -2 2 +2 ऐसे लिख देता हूँ, कौन इतना बड़ा लिखने जाएगा। ये क्या आ गया 3D, और इसका कमरा कितना बड़ा होगा 5 लोग होंगे, 5 कमरे होंगे इसके अंदर। अब आते हैं बाद में 4 पे, 4 को देखना एक बार 0 1 2 3। सर ये क्या हो गया 0, यहाँ पे -1 2 +1, यहाँ पे इसके बारे में बात करें तो -2 2 +2, और इसके बारे में बात करेंगे -3 2 +3। यही होगा। इसको क्या लिखेंगे 4s, इसको क्या लिखेंगे 4p, इसको क्या लिखेंगे 4d, और इसको क्या लिखेंगे 4f। ये 4s है तो 4s में क्या हो जाएगा 1 कमरा, 4p में कितने हो जाएंगे अपने पास 3, और 4d में कितने हो जाएंगे अपने को ध्यान से देख लेना अपने पास 5, और 4f में कितने हो जाएंगे 7। ठीक है। अब देख यहाँ पे एक दो चीजें यूज कर रहा हूं, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल ऑर्बिटल्स, या मैं ऐसे बोल दूं टोटल ऑर्बिटल्स, टोटल ऑर्बिटल्स। इसके केस में कितना है 1, इसके केस में कितने ऑर्बिटल्स होंगे अपने पास 4, इसके केस में कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे 9, इसके केस में कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे 16। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में, एक कमरे में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं 2, 4 कमरे में कितने हो सकते हैं 8, यहाँ पे कितने हो सकते हैं 18 अपने पास, यहाँ पे कितने हो सकते हैं 32। देख लो अपने पास। अब यहाँ से मेरे पास कुछ कुछ फॉर्मूलाज बनने शुरू हो जाएंगे, कुछ कुछ फॉर्मूलाज बनने शुरू हो जाएंगे। ये देख लो, ये देख लो पक्का। सर ये देखो अपने पास कैसे कैसे चीजें कर रहा हूं मैंने, क्या किया अब देख लो। n की वैल्यू पुट करी, इससे l निकाला, फिर m निकाला। अगर मैं जाता हूं फर्स्ट ऑर्बिट में तो सिर्फ एक ही कमरा मिलेगा 1s का, एक ही छोटा सा, फर्स्ट ऑर्बिट है बहुत छोटा सा होगा। सेकंड ऑर्बिट में जाऊंगा 2s और 2p मिलेगा। थर्ड ऑर्बिट में जाऊंगा 3s 3p और 3d मिलेगा। फोर्थ ऑर्बिट में जाऊंगा 4s 4p 4d और 4f मिलने वाला है। तो यहाँ पे सर ऑर्बिटल्स कितने होंगे 16, सर 9, और ये इसका कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है क्या। जिस ऑर्बिट में हो उसका स्क्वायर कर दो तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिल जा रहे हैं, और उसको डबल कर दो तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स मिल जा रहे हैं। जिस ऑर्बिट में हो उतने ही वैल्यू ऑफ एल आ रही है, उतने ही वैल्यूज ऑफ क्या आ रही हैं एल आ रही हैं। तो मैं एक कुछ फॉर्मूलाज लिखना चाह रहा हूं जो बार बार लोग ऐसे बोल रहे होते। फॉर गिवन एन, फॉर गिवन एन नंबर ऑफ सब सेल्स, ऑलरेडी बता चुका हूं फिर भी एक बार रिवाइज कराया था। नंबर ऑफ सब सेल्स कितने होंगे एन, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कोई पूछे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कोई पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। और अगर मैं बोलता हूं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल, या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, अगर मैं बोलता हूं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं 2n स्क्वायर। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज आप याद रखते रहिए, ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज आप याद रखिए और कुछ नहीं। अब इसको तुम रटना चाहो रट लो, नहीं तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अगर आपको बनाना आता है या 2 मिनट लगते हैं बना के देख लो अपने पास। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट सबकी अलग अलग कहानी होगी, उसके हिसाब से निकाल दो। यहीं पे साथ में लिखना चाहते हो तो अभी जस्ट लिखा भी है, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल, फॉर गिवन एल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 12 + 1। और अगर कोई पूछ दे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2 × 12 + 1, या फिर इसी को क्या लिख देंगे 4l + 2। तो ये भी फॉर्मूला, आप छोटे छोटे ये फॉर्मूलाज पूछता जाए, बता दो, या तो बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, लेकिन हाँ फिर भी कुछ लोग होता है सर आपने शॉर्टकट में नहीं बताया, ये फॉर्मूलाज नहीं बताए, तो ये ले भाई तू फॉर्मूलाज एंजॉय कर। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स के, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के। अब आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे। 3 क्वांटम नंबर किसने बताए थे, श्रोडिंगर ने। तीनों क्वांटम नंबर को हमने देख लिया, n l m तीनों को देख लिया, तीनों को अरेंज कर लिया, तीनों के बारे में
कहानी पढ़ ली। अब आते हैं सर चौथे क्वांटम नंबर की तरफ, और चौथा क्वांटम नंबर बहुत सिंपल सा है। चौथा क्वांटम नंबर सबसे सिंपलेस्ट क्वांटम नंबर है, लेकिन याद रखना ये कहाँ से आया, ये हमने दिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहाँ तक आते आते हमारे पास दो टाइप का मोमेंटम मिल जाता है। एक्चुअली देखो, जैसे अर्थ घूमता है, अर्थ कैसे कैसे रोटेट करता है, अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है और अराउंड द सन भी रोटेट कर रहा होता है। दो टाइप का मोमेंटम होता है ना अर्थ में भी, एक अपनी एक्सिस पे घूम रहा होता है, अपनी एक्सिस पे घूमता है तभी तो दिन और रात हो रहे हैं, और सन के अराउंड घूमता है तभी तो सीजन्स चेंज हो रहे हैं, यही होता है। तो यहाँ पे भी देखो स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग क्या लिख देते हैं, एम एस या फिर एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या बताता है, इट टेल्स द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस के अलाउंग। मतलब देखो दो टाइप का मोशन है, एक था जो पूरे पूरे न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, और एक अपने एक्सिस पे घूम रहा है, उसको क्या बोल देंगे, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज जो होती हैं, वैल्यू ऑफ स्पिन जो होती है, वैल्यू ऑफ एस जो होता है, वो सिंपल या तो प्लस हाफ होगा या फिर क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर देखोगे तो वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम बहुत सिंपल था, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं, कुछ नहीं। क्या होगा सर, प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ, ये कुछ भी रिप्रेजेंट करता है, ये कुछ भी हो सकता है। ये अगर क्लॉकवाइज लोग, ध्यान से देखना, अगर ये क्लॉकवाइज ले रहे हो तो ये वाला क्या हो जाएगा उस टाइम पे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये वाला क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। कुछ फिक्स नहीं है, अगर आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, अगर आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको लोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। कुछ फिक्स नहीं है कि प्लस हाफ लेना है या माइनस हाफ लेना है, इसीलिए इसमें आजादी है, इसीलिए इसमें आजादी है अपने पास कि भाई, इसलिए इसमें आजादी है, ठीक है, इसलिए इसमें आजादी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, पक्का। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बता रहा है कि स्पिन क्वांटम नंबर कि सर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। एक्चुअली होता क्या है ये देखो, एक ऑर्बिटल के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसको तुम चाहो तो ऐसे रिप्रेजेंट करो, चाहो तो सर अलग अलग तरी जगह पे, ध्यान से देखना, एक इसके अंदर देखना ही, अगर इसका स्पिन तुमने प्लस हाफ लिया तो इसका स्पिन उस टाइम पे, इसका स्पिन क्या लेना पड़ेगा, माइनस हाफ। अगर तुमने इसका स्पिन क्या ले लिया, देख लेना अपने पास, इसका माइनस हाफ ले लिया तो इसका स्पिन क्या ले लोगे अपने पास, प्लस हाफ ले लोगे। तो ये छोटी छोटी चीजें देख लो, पक्का। तो स्पिन की बातें कर रहे हैं, स्पिन की बातें कर रहे हैं तो कर दो अपने पास, स्पिन की बातें कर रहे हैं तो स्पिन की बातें करते चले जाओ, ये स्पिन ऐसा, ये स्पिन ऐसा, श्योर हो। जैसे इसके बारे में बात करो, अगर मैं इसका स्पिन कितना ले लूं, अगर इसका स्पिन माइनस हाफ ले रहा हूं तो इस वाले का स्पिन कितना हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा। इवन इसके बारे में भी अब ऑब्वियस है ना, एक एंगुलर मोमेंटम किसके था, सबसेल के कारण था, वो किसके अराउंड घूम रहा था, ऑर्बिट के अराउंड, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच बाई टू पाई, यही था ना। अब इसके अंदर भी आ सकता है, इसके अंदर भी स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ सकता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने जाओगे तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाता है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम देखोगे तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला। ये किसके अराउंड घूम रहा है सर, ये अराउंड घूम रहा है एस इंटू एस प्लस वन एच बाई टू पाई। सर ये सीधा सीधा फॉर्मूला स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, उठा उठा कर लो अपने पास, उठा के कर लो अपने पास, कुछ नहीं। ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऐसे कर लो, ये अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा, हो जाएगा सर, श्योर हो। तो ये छोटी छोटी चीजें उठा उठा करते चले जाइए, ये छोटी छोटी चीजें उठा उठा करते चले जाइए, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सर चार क्वांटम नंबर्स हो गए, चार क्वांटम नंबर्स हो गए, चारों की लिमिटेशन देखो। अब पहला क्वेश्चन क्या बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल और नॉट। जैसे देखो मैंने क्या बोला, तुम्हारी एन की वैल्यू कहां से कहां जाएगी, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, जीरो से लेकर कह रहा हूं वन से लेकर कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। फर्स्ट ऑर्बिट होगा, ठीक है, या फिर इन्फिनिटी तक जाएगा। सर होल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर। इनकी लिमिटेशन समझना और ध्यान रखना। एल की वैल्यू कहां से कहां जाती है, जीरो से लेकर एन माइनस वन तक। एम की वैल्यू कहां से कहां जाती है, तो माइनस एल टू प्लस एल तक। और स्पिन की सर दो ही वैल्यूज हैं, प्लस माइनस हाफ। तो ये लिमिटेशन के ऊपर खूब क्वेश्चंस आते हैं, आप देखोगे ना, आपको लिमिटेशन के ऊपर क्वेश्चंस दिख जाएंगे, आपको लिमिटेशन के ऊपर क्वेश्चंस दिख जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, कौन सा फॉलोइंग पॉसिबल है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग
set of quantum numbers are possible. क्या होगा ये देखना। एस हटा देते हैं। कौन सा पॉसिबल होगा? कौन सा पॉसिबल होगा? सोचो क्या हो रहा होगा। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। सर ये ऐसा पॉसिबल है क्या? n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2 चलेगा, बट m की वैल्यू -3 कैसे हो गई? m की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? l के ऊपर। m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 से कहां तक जाएगी? +2 तक। ये -3 कैसे आ गया? तो ये पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कहां से कहां होनी चाहिए? 0 से n-1, मतलब l की वैल्यू 2 पॉसिबल ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं। n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, ये पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चंस आ रहे हो। कभी भी क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। जैसे मैं अब तुम्हें ये देता हूं, मान लो 3s दिया हुआ है, 4p दिया हुआ है, 4d दिया हुआ है या 5d दिया हुआ है, यहां n पूछ दूं, l पूछ दूं, m पूछ दूं, बताओ क्या क्या पॉसिबल है, किसकी क्या वैल्यूज होंगी? सर इस कौन सा 3s मतलब कौन सा ऑर्बिट है? थर्ड ऑर्बिट है, देखना ध्यान से, 3s मतलब थर्ड ऑर्बिट है। सर s मतलब क्या हो जाएगा? l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और ऑब्वियस है l की वैल्यू 0, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 0। देख लो अपने पास। 4p में 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्बिट को। p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके सब सेल को, तो इसकी वैल्यू 1, और इसकी क्या हो जाएगी? -1 से लेकर +1 तक। सर यहां देखना 5d, ऑर्बिट कौन सा? 5, d l की वैल्यू क्या आ गई? 2, और ये कहां से कहां जा रहा है? -2 to +2 जा रहा है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन निपटाते जाओ। आप देख लो आपको क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से NLM 3 श्रोडिंगर के 3 इक्वेशंस की वैल्यू उठा उठा के पुट कर लो। इसका सबसे ज्यादा यूज, पहले तो हमने क्या पढ़ लिया? क्वांटम नंबर्स आए कहां से? श्रोडिंगर इक्वेशन से। श्रोडिंगर इक्वेशन से आए NLM। अब हमारे पास 3 इसके एप्लीकेशन आते हैं। कौन कौन सी एप्लीकेशन वो देखो। सबसे पहली चीज, क्वांटम नंबर्स पढ़ लिया तो उसकी सबसे पहली एप्लीकेशन क्या आने वाली है? तो सर एप्लीकेशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, या हम बोल सकते हैं सबसे पहला एप्लीकेशन अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल क्या होता है? तो अबव प्रिंसिपल ने क्या बोला था कि भैया इलेक्ट्रॉन्स की जो फीलिंग होती है, अबव प्रिंसिपल ने क्या बोला कि अबव प्रिंसिपल के हिसाब से कि इलेक्ट्रॉन्स शुड बी अरेंज्ड फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। सर इलेक्ट्रॉन्स को आप कहां से कहां तक लेके जाओगे? लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल। किसने बोला? भाई साहब सुनिए 1 मिनट, कैसे डिसाइड करेंगे? तो अब्बा ने बहुत सिंपल सा बोल दिया, अरे कुछ नहीं यार, ऐसे लिख लिया करो, 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। अब्बा देखो कितना सिंपल सा इंसान था। 3s हो गया, ये 3p हो गया, ये 3d हो गया, ऐसे लिख लेना, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। ऐसे लिखोगे ना तो मजा आएगा तुम्हें लिखने में। अब्बा के हिसाब से देखो कितना सही काम है। 4d लिख दो, 4f लिख दो, सर 5s लिख दो, 5p लिख दो। सर ये अब्बा ने बोल दिया। अरे बढ़िया बढ़िया भाई, शानदार शानदार चल रहे हो तुम लोग। ये देख लो अपने पास। अब तुम भी सोच रहे हो सर रुक जाओ, अब्बा ने बोला नहीं नहीं ऐसे कैसे रुक जाएंगे? ऐसे नहीं रुकते हम लोग। 60 ऐसे नहीं रुकेंगे, ये देखो ऐसे लगा दिया उसने। मैं एक बात बता रहा हूं, अब्बा के हिसाब से क्या हुआ कि सर कुछ नहीं, आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है ना। अब्बा ने बोला रुको एक सांप चलाते हैं। पहले क्या फिल करना? 1s, फिर क्या फिल करना? 2s, फिर क्या फिल करना? 2p, फिर क्या फिल करोगे? 3s, फिर क्या करोगे? 3p, फिर क्या होगा? 4s, फिर क्या होगा? 3d। ऐसे सांप चलाते जाओ। अब तुम खुद समझदार हो, तुम्हें क्या लग रहा है एग्जाम हॉल में उसके हिसाब से कि सर ऐसे जाइए इससे फिल कीजिए, ऐसे जाइए ऐसे फिल कीजिए। भाई ये कौन सांप लेके घूमता रहेगा? बाई द वे गलती से कहीं और कुछ लिख दिया और गलती से एरो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो हमारा तो कॉन्फ़िगरेशन गया ना भाई साहब। लेकिन अब्बा ने एक लाइन अच्छी बोली थी, लोअर एनर्जी लेवल टू कहाँ जाना है? हायर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे अरेंज करो, पहले लोअर पे हो। जैसे तुम घर बनाते हो तो पहले क्या बनाते हो? टॉप फ्लोर थोड़ी ना बनाते हो, पहले क्या बनाते हो? ग्राउंड फ्लोर।
क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है। फिर धीरे धीरे फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, तब ऐसे ऐसे ऊपर जाते हैं ना। ऐसा थोड़ा ना कि हाँ भाई वो चाहे अंबानी जी ना क्यों सोच लें मैं पहले 20 मंजिल बनाऊंगा फिर 19वां फिर 18, नहीं होता ना पॉसिबल। भाई पहले क्या बनता है? ग्राउंड फ्लोर। सिमिलरली अब्बो ने अच्छी बात क्या बोली कि पहले लोअर एनर्जी को फिल करेंगे फिर हायर एनर्जी को। उन्होंने बोला ये सांप सांप खेलो, ऐसे ऐसे लंबा चौड़ा सांप खेला, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसका शॉर्टकट सीखेंगे। लेकिन लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी डिसाइड कैसे हुआ? तो उसके लिए हमारे पास आया कौन सा? बोर्स ब्यूरी रूल। बोर ब्यूरी रूल क्या बोलता है कि लोअर एनर्जी और हाई एनर्जी डिसाइड कैसे करते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं N+L रूल। N+L रूल। उसने बोला कि जिसकी इफ हायर द लोअर द वैल्यू ऑफ N+L, N+L एजुमिथल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ऐड कर दो, उसकी उतनी ही एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी? लोअर द एनर्जी लेवल। किसने बोला? सर आपको कैसे पता चल रहा है कि फर्स्ट और 1s पहले फिल करना है या 2s पहले फिल करना है या 2p? तो लोगों ने बोला रुको, अब्बा उन्हें कुछ नहीं बताया, एक काम करते हैं, n की वैल्यू कितनी है 1, l की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ n की वैल्यू 2, यहाँ l की वैल्यू 0, यहाँ 2 और यहाँ 1। सर सबका n+l ऐड करके देख लो, N+L ऐड करो, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा। तो उसने क्या बोला? ये होगा। पहले आप किसको फिल करोगे? लोअर एनर्जी को, फिर हायर एनर्जी को, फिर इससे हायर एनर्जी को। तो बोर ब्यूरी रूल क्या बोलता है? अब्बाऊ की ही बात मान रहा है, बस यहाँ रूल दे दिया। रूल क्या दे दिया कि भैया ये काम कीजिए कि जितना वैल्यू आपका हाई है उतना ज्यादा आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई। फिर किसने उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया। देखो साइंस वाले देखो परेशान तो करते ही है ना यार, अपने खुद रहे चाहे ना रहे, सर दूसरे को उंगली बहुत करेंगे। अगर बोल दिया इफ N+L वैल्यू, N+L वैल्यू, if वैल्यू ऑफ N+L इज सेम, अगर N+L की वैल्यू क्या आ गई? इक्वल आ गई, देन याद रखिएगा जितना देन हायर द वैल्यू ऑफ n, हायर द वैल्यू ऑफ n, जितना वैल्यू हाई होगा, हायर द वैल्यू ऑफ n, हायर द एनर्जी। जितना ऑर्बिट हाई होगा उसी से अपना आंसर आ जाएगा। जैसे कोई बोल दे कि सर एक बात बताओ, यहाँ पे आपने 2p लिखा था और यहाँ 3s लिखा था, सर n की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू क्या है? 1 है, l की वैल्यू क्या है? 1 है, तो इसकी एनर्जी कितनी आ गई? 3। यहाँ n की वैल्यू क्या है? 3 है, l की वैल्यू 0 है, इसकी भी एनर्जी कितनी आ गई? 3। पहले किसको फिल करेंगे? तो पहले किसको फिल करेंगे? 2p को। फिर किसको फिल करेंगे? 3s को। क्यों? क्योंकि दोनों का आंसर सेम आ रहा है 3 3, लेकिन n की वैल्यू किसकी हाई है? 3 की। तो ये बोर्स ब्यूरी रूल अपने पास याद रखिएगा कि बोर्स ब्यूरी रूल क्या बोलता है। बोर्स ब्यूरी रूल क्या बोलता है? बोर्स ब्यूरी रूल क्या बोलता है? ये दिमाग में रखिए और कुछ नहीं। बोर्स ब्यूरी रूल ये बोलता है कि भाई साहब आप लोअर N+L की वैल्यू ऐड करके चेक कर लो, N+L की वैल्यू ऐड करके चेक लो। अब वो भी सही था, लेकिन उसके हिसाब से चलेंगे तो ऐसे सांप बनाना पड़ेगा। आज के टाइम पे हम बोर्स ब्यूरी रूल को सीधा सीधा फॉलो कर लेते हैं, और बोर्स ब्यूरी ने एक ऑर्डर बना के दे दिया और उसी में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सबसे आसान काम बन जाएगा अगर आप बोर्स ब्यूरी रूल को फॉलो कर लें। जैसे देख लो, सबसे पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p आएगा, फिर 4s आएगा, फिर 3d आएगा, फिर अपने ऐसे ऐसे करके चलते चले जाओ। कैसे? तो देख लो। अब जैसे लगता है अरे सर n की l की वैल्यूज ऐड करो, यहाँ 1, यहाँ N+L सबका ऐड कर दो, यहाँ 4p आ गया, यहाँ 5s आ गया, ऐसे बनाते चले जाओ। अब ऐसे ऐड करते जाओगे, तुम्हारी मर्जी है, मैं तो भाई सीधा सीधा मान लूंगा, मेरे पास शॉर्टकट है तो मैं उसको यूज कर लूंगा। बाकी जिसको लगता हो कि नहीं सर मैं तो चैलेंज करूंगा, तो भाई करता रह तू अब्बाओ के हिसाब से, हमें जरूरत है नहीं। देख लो, पहले तो जिनकी एनर्जी कम थी वहां डिसाइड हो गया, लेकिन जहां एनर्जी बराबर भी आ गई उस केस में हम लोगों ने क्या किया? देखो यहां तो सीधा सीधा आंसर आ गया, लेकिन 3 और 3 बराबर हुआ तो n की वैल्यू देख लो। सर 4 और 4 बराबर हुआ, 4 और 4 बराबर हुआ, ये तो ज्यादा हो गया, 4 और 4 बराबर हुआ तो n की वैल्यू देख लो। यहां सर 5 और 5, 4 और 5 में तो ये ज्यादा, 5 5 5, 3 लोग हैं, 3 में कौन सा जिसका n की वैल्यू हाई, उसकी बनती चली जाएगी। पक्का? तो शॉर्टकट देख लो। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का शॉर्टकट ही बता देता हूँ, शॉर्टकट टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी कहीं मेरा डेमो में देखा होगा, अलग सर वाला, तो उसमें हमने करा रखा है, फिर से हम लोग दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देख लेना अपने पास शॉर्टकट टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना अपने पास कैसे लिखते हैं। सर याद रखना अपने पास शॉर्टकट क्या है, ये लंबा चौड़ा ऐसे कौन बनाएगा? अब बताओ ना, इतने को कौन अरेंज करेगा? तो बेटर एक शॉर्टकट बना लेते हैं। क्या करने वाले हैं तो देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। सो गया, सो गया, जो पर करेंगे 2 बार, सो गया, सो गया, पीकर सो गया, पीकर सो गया,
दवाई पीकर सो गया या दारू पीकर सो गया। दवाई पीकर सो गया, जैसी जिसकी हवा श्रद्धा भक्ति के हिसाब से, ड्रग्स पीकर सो गया, आर्यन खान नहीं बनना लेकिन फिर भी, सो गया, पीकर सो गया, पीकर सो गया, दवा पीकर सो गया, दवा पीकर सो गया, और फिर दवा पीकर सो गया, मतलब ड्रग्स पी के सो गया या जैसे भी आपको लगता है, फिर ड्रग्स पी के सो गया। तो देख लो कैसे किया मैंने, शॉर्टकट देखना। एस फॉर आप हिंदी में लिख सकते हो साइड में, एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सो गया को। पी क्या है, पीकर सो गया। डी मतलब दारू, ड्रग्स, दूध, दवाई, जो करना है लगा दो अपने पास। और एफ मतलब फिर दवाई पीकर सो गया, फिर दारू पीकर सो गया, या फिर ड्रग्स पीकर सो गया, जैसे भी लगता है। दूध पीकर सो गया, ज्यादा कोई भक्ति भावना वाला है तो दूध भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने अपने हिसाब से शॉर्टकट बना लो। मैं बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट तरीका। क्यों ऐसा बनाया इसका रीजन बताता हूँ। देखो अब मुझे ना इतना लंबा चौड़ा याद नहीं करना, मुझे एक बेसिक, अब देखो शॉर्टकट का मतलब क्या, आपको बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। जैसे ये देखो, फर्स्ट से नंबरिंग क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि एस कहां से स्टार्ट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट से। तो एस की नंबरिंग कहां से स्टार्ट कर दो, फर्स्ट से। एस की नंबरिंग कहां से स्टार्ट कर दो, फर्स्ट से। सर ये आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जितने भी लोग आएंगे ना, सबकी कॉन्फ़िगरेशन फिल कर देगा, एक्सेप्ट जो एक्सेप्शंस होंगे। पी कहां से स्टार्ट होता है, 2 से। तो पी की नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना है, पी की नंबरिंग स्टार्ट करनी है 2 से। सॉरी, ये क्या हो जाएगा 7। और डी कहां से स्टार्ट होता है, 3 से, थर्ड ऑर्बिट से। तो डी की नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, सर डी की नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से। एफ की नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है, 4 से। ये एफ की नंबरिंग कहां स्टार्ट होगी, एफ से। सर ये शॉर्टकट देख लो अपने पास, इसको यूज करोगे आपको जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लो किसने बोल दिया कि सर जेड की वैल्यू, अगर कोई एटॉमिक नंबर दे दे मुझे, जेड की वैल्यू कोई दे दे कि सर जेड की वैल्यू अपने पास ना 80, मान लो 86 दे दिया किसी ने कि 86 का फिल कर दीजिए, जेड की वैल्यू 86 दे दी, तो बोला सर अरे सर इतना लंबा चौड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाइए, कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाइए। तो इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, जेड की वैल्यू जैसे ही मुझे मिलेगी, इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, 86। सोचो, अच्छा एक काम करो, शॉर्टकट के बिना लिख के देखो, तुम्हें देखो कितना टाइम लगने वाला है। अगर मुझे ये शॉर्टकट पता है तो मैं पता है क्या लिखने वाला हूं, मैं पता है क्या लिखने वाला हूं, सीधा सीधा। सर 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। 2s में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2। ये ऊपर क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। 2p में कितने आएंगे, 6। 3s में कितने आते हैं, 2। 3p में कितने आ सकते हैं, 6। 4s में कितने आ जाएंगे, 2। 3d में कितने आ जाएंगे अपने पास, 10। 4p में कितने आ जाएंगे, 6। 5s में कितने आ जाएंगे, 2। 4d में कितने आ जाएंगे, 10। अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट भी करते चलोगे तो अपना काम पता चल जाएगा। 6s में कितने आ जाएंगे, 2। 4f में कितना आ जाएगा अपने पास, 14। यहां तक आओगे 70 हो जाते हैं, 70 हो गए। सर 70 आ गए तो 5d 10, 80 हो गया। अब यहाँ पे 6p कितना लिख दूंगा, 6। 5d 6p 6। सर देख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया तो उसके हिसाब से आप काम करते चले जाओगे। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। अब इसके बाद की कहानी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। सर ये किस ऑर्बिट में, किस सेल में जाएगा, किस, और सेल कह रहा हूँ, किस ब्लॉक में जाता है, किस में कौन सा ग्रुप होता है, ये सब कुछ आपको फिर से जब पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होगी तो वहां बताया जाएगा। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फास्ट लिखने आना चाहिए। जैसे कोई कोई भी कोई एग्जाम्पल देना शुरू कर दे कि सर जेड इज इक्वल्स टू, मुझे ना सर जेड इज इक्वल्स टू 51 का लिख के दिखाओ, कुछ नहीं, एग्जाम हॉल में ये शॉर्टकट बना दो। फिर से सोचो शॉर्टकट क्या था, याद करो फटाफट, एक बार लिख के देखो। सो गया, पीकर सो गया, पीकर सो गया, दवाई पीकर सो गया, दवाई पीकर सो गया, दवाई पीकर सो गया, ठीक है, फिर दवाई पीकर सो गया, फिर दवाई पीकर सो गया। जो भी काम करना है 2 बार। देखो यहां भी रिवीजन कर रहा है, सोच रहा है, जो शॉर्टकट है वो भी खुद बोल रहा है कि रिवीजन कर लो। सो गया, पीकर सो गया, पीकर सो गया, दारू पीकर सो गया, दारू पीकर सो गया, फिर दारू पीकर सो गया, फिर दारू पीकर सो गया। टोटल सर 4 बार में अपना पूरा इलेक्ट्रॉनिक, इवन सोचो ना आपके पास 8 ऑर्बिट होता भी नहीं है, 8 पीरियड होता भी नहीं है, वहां तक आप लिख सकते हो। एक्सेप्शंस आपको इनऑर्गेनिक में बता दिए जाएंगे। जैसे अब z इक्वल्स टू 51 लिखना है, फटाफट ये एग्जाम हॉल में लिखा हुआ है, अब फिल करते चले जाओ। सर आपके पास ऊपर शॉर्टकट लिखा हुआ है 3p6। अब आप बस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, जैसे यहां तक आओगे 20 हो जाएंगे, कितने हो गए, 10, 20, 30। अब देखोगे तो यहाँ पे कितने हो गए, सर यहाँ पे आते आते 38 हो गए। ये कितना हो गया, 4d क्या हो गया, 10। और 5p में कितना हो जाएगा, कितना, 10, 20, 30, 38, 48। और 5p में कितना हो जाएगा, 3। 5p में कितना आ जाएगा, 3।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शन जान जाओ। क्रोमियम और कॉपर में क्या होता है, क्रोमियम में कितना होता है सर, जेड की वैल्यू कितनी होती है 24। आप इसको लिखोगे फास्ट फास्ट तो यहाँ पे 2p6 3s2 3p6 3s2 3p6 4s2 3d अगर हम लिख देते हैं 4, तो ये वाला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। हमें यहाँ क्या लिखना होता है 4s1 3d5। क्यों? क्योंकि सर ये अभी हुंस रूल से पता चल जाएगा। कॉपर की बात करूंगा, कॉपर की बात करूंगा तो कॉपर क्या हो जाता है 29, और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन आता है 2s2 2p6। ऐसे बहुत सारे लोगों के कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन आएगा। अभी आप जब डी एंड एफ ब्लॉक तक जाओगे आपको पता चल जाएगा कि सर ने क्यों बोला था। नॉर्मल रूल्स फॉलो करने हैं, लेकिन हाँ एक्सेप्शंस भी पता होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 4s1 3d10 हो जाएगा, 4s1 3d10 हो जाएगा पक्का। तो क्रोमियम एंड कॉपर का एक्सेप्शन पता रखो। दूसरा बोला गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर शॉर्टकट पता चल गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया, अबव प्रिंसिपल लिखना सीख लिया, तो अब हमारे पास सेकंड जो चीज आती है वो आती है हम लोगों की लाइफ में। अगर मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं हुंस रूल। हुंस रूल क्या बोलता है, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसको हम बोलते हैं हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये कुछ नहीं, एक सिंपल सी कहानी बोल रहा होता है। ये क्या बोलता है कि सर इसके हिसाब से क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके हिसाब से क्या बोला जाता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इन अ सब सेल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल शुड बी डन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल शुड बी डन। कब करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन शुड बी डन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी डन इन आफ्टर आफ्टर ऑल द ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड। आप तभी कर पाओगे जब सारे के सारे ऑर्बिटल्स क्या होने चाहिए, आर हाफ फिल्ड। आप तभी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर पाओगे जब सारे के सारे ऑर्बिटल्स क्या हो जाए, हाफ फिल्ड हो जाए। इनके हिसाब से भैया, क्योंकि अगर आप मान लो कहीं ऐसा लिखा है 3p4 लिखा है, 3p4 लिखा है, तो आप p4 को ऐसे बॉन्डिंग नहीं कर सकते। p4 लिखा है तो p4 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप ऐसे p4 नहीं लिख सकते। ये P4 लिखोगे हुंसुल वायलेट कर रहे हो। P4 को आप कैसे लिखोगे देख लो अपने पास, P4 को आप कैसे लिखोगे 1 2 3, पहले इसको फिल करोगे फिर पेयरिंग करोगे। P4 का ये कॉन्फ़िगरेशन सही होगा। अगर कहीं D6 लिखा हुआ है तो D6 को आप ऐसे नहीं लिखोगे। D6 आप ऐसे मत लिख देना कि अरे सर D6 देखो, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे नहीं होगा। D6 का मतलब ये होता है, D6 का मतलब ये होता है, D6 का मतलब ये होता है 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया 6। तो ये D6 का मतलब ये होगा। पेयरिंग तब तक नहीं करनी है जब तक सारे के सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल ना हो। मतलब अगर कभी इलेक्ट्रॉन्स फिल करने चले तो आप पहले क्या करना शुरू करते हो, इधर से जाते हो फिर उधर से आते टाइम फिल करते हो। पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हो, पेयर करते हो, फिर आप इसको फिल करना शुरू करते हो। हुंस रूल का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यही कहता है। इसके हिसाब से अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, फुल्ली फिल्ड सबसेल। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, फुल्ली फिल्ड सबसेल होता है। फिर क्या हो जाता है, हाफ फिल्ड सबसेल हो जाता है, हाफ फिल्ड सबसेल हो जाता है। सबसे ज्यादा अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो फुल्ली फिल्ड, और फिर कौन आ जाएगा अपने लाइफ में, हाफ फिल्ड। फुल्ली फिल्ड और कौन आ जाएगा, हाफ फिल्ड। ठीक है, तो ये देख लो, फुल्ली फिल्ड और कौन आ जाएगा, हाफ फिल्ड, और कौन आ जाएगा, हाफ फिल्ड पक्का। तो हुंस रूल ये कहता है। लास्ट रूल जो हम लोग यूज करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स में होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि भैया आप कभी भी, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि कभी भी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कि इलेक्ट्रॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स, two electrons in an atom, two electrons in an atom cannot have same set of four quantum numbers, same set of four quantum numbers। ये भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि कभी भी इनको इनडायरेक्ट वर्ड में बोला जाए तो इनके हिसाब से कभी भी कि सर आप ऐसे फीलिंग नहीं कर सकते हो, आप ऐसे फीलिंग नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये 4s का इलेक्ट्रॉन है तो सर इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो और इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो, n इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4, इसके लिए भी n इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4। l की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0, यहाँ l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। m की वैल्यू बात करेंगे तो m की वैल्यू यहाँ कितनी 0, m की वैल्यू यहाँ कितनी 0। अगर स्पिन लोगे तो यहाँ भी प्लस हाफ होगा और स्पिन लोगे तो यहाँ भी प्लस हाफ हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए
पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का एक ही एप्लीकेशन है कि जब किसी ऑर्बिटल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो तो एक ऑर्बिटल अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, नीचे करोगे। देख लो अगर फिर से 4s का है तो देख लो n क्या रहेगा 4, n क्या रहेगा 4, l क्या रहेगा अपने पास 0, l क्या रहेगा 0, m क्या रहेगा अपने पास 0, m क्या रहेगा 0, और s की वैल्यू देख लो अगर इसको प्लस हाफ लोगे तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस हाफ। सर तीन लोगों का तीन तीन क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं बट चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स को किसने बना किया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने। अब्बाऊ ने बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन्स को पहले कैसे फिल करते, ध्यान सुनना। क्वांटम नंबर्स का तीन एप्लीकेशन कौन कौन सा है, क्वांटम नंबर्स का पहला तीन एप्लीकेशन, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सिखाया कि सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करते हैं, पहले लोअर में फिल करते हैं फिर हायर में फिल करते हैं। फिर किसने बोला सर पेयरिंग कब करेंगे, तो पेयरिंग करने का रूल किसने बताया, हुंस ने। पेयरिंग करने का रूल किसने बताया, हुंस ने। यार दांत वो करवा रखा है, हाँ ठीक है। पेयरिंग करने का रूल किसने बताया, तो हुंस ने। हुंस ने क्या बोला कि भाई पेयरिंग कब तक नहीं करोगे जब तक सारे के सारे हाफ फिल्ड नहीं होते। और उसके बाद सर कौन आया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली ने बोला भाई सुनो ऐसा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ना एक डायरेक्शन में नहीं रख सकते, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को नीचे होना ही पड़ेगा, नहीं तो सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हो जाएंगे, और सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हो गए तो ये अलाउ नहीं होता है। सोचो ना अपने पास, आप ये सोचो आप सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, मतलब जैसे मैं अपना एड्रेस बता रहा था, इलेक्ट्रॉन अपना एड्रेस बता रहा है, तुमने बोला तुम मान लो हॉस्टल में रहते हो, तुमने भी अपना या तुम्हारा पड़ोसी भी तुम्हारा, तुम और तुम्हारा पड़ोसी दोनों ने सेम एड्रेस दे दिया तो डाकिया कंफ्यूज जाएगा ना, पोस्ट ऑफिस वाला कंफ्यूज जाएगा। क्यों, दोनों रहते एक ही मोहल्ले में हो, दोनों की गली नंबर भी एक होगा, दोनों का गली नंबर भी एक होगा, दोनों का रहने का तरीका भी एक होगा। सर एक ही गली में रह रहे, एक ही मोहल्ले में रह रहे, एक ही शहर में रह रहे, लेकिन क्या डिफरेंट होगा, तुम्हारा हाउस नंबर और उसका हाउस नंबर क्या होना चाहिए, अलग अलग। अदरवाइज अगर दोनों का सेम हो गया तो फिर बेचारा पोस्ट ऑफिस वाला कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, कोई गार्ड होगा वो कंफ्यूज जाएगा भाई किस घर में जाना है। तो ये चीज डिफरेंस याद रखिएगा। आपको क्या बोल रहा हूँ, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि भैया दोनों इलेक्ट्रॉन्स का सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, चारों के चारों सेम नहीं होंगे, ठीक है, चारों के चारों सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं होने वाले। तो तीन एप्लीकेशन हो गए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के ऊपर, ये सब के ऊपर। चलो मैंने क्या बोला था, ये सब चीजें आई कहां से थी, श्रोडिंगर की इक्वेशन से। आई कहां से थी, श्रोडिंगर की इक्वेशन से। कॉल कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, श्रोडिंगर इक्वेशन लिख लिया, थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ा सा फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन अभी थोड़ी देर बाद दिखाता हूं तुम्हें कैसा होता है क्या होता है। श्रोडिंगर इक्वेशन बात कर रहा हूं, साई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, श्रोडिंगर में साई किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वेश्चन देखते हो। श्रोडिंगर में साई किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वेव फंक्शन को। याद रखना, आप यहीं पे लिख भी देना, साई वेव फंक्शन होता है, एक नोट करके डाल देता हूं मैं, यार रुक जाओ इधर लिख देता हूं, ठीक है। साई क्या हो जाता है, वेव फंक्शन हो जाता है। साई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, साई स्क्वायर। और अगर साई स्क्वायर इंटू डीवी कर दिया, वॉल्यूम कर दिया, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। साई मतलब वेव फंक्शन, साई मतलब वेव फंक्शन, साई स्क्वायर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, याद ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और साई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये देख लो सर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन। एन आया था, यस सर, एल आया था, यस सर, एम आया था, लेकिन एसविन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर से नहीं आया था। साई की वैल्यूज कैसे लिखते थे, याद करो, एन एल एम। तो सर साई, एन क्या है 4, एल क्या है 1, ये क्या है 0। सर 4, एन की वैल्यू 4 है, एल की वैल्यू 1 है, एन 4 और एल 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 4p को रिप्रेजेंट करेगा। एन एल अपने पास ये लो, विच ऑर्बिटल इज प्रेजेंट बाई, रिप्रेजेंटेड बाई साई 420, साई 420 क्या हो जाएगा, ये देख लो, एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो ये क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 4d हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 4d हो जाएगा, पक्का। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन निपटा लो अपने पास, पक्का। ये देखो इक्वेशन, कौन सा करेक्ट इक्वेशन, सोचो इक्वेशन देख के अब तुम्हें डर लग जाएगा।
सोचो कौन सा था सर, 16 वाला तो नहीं होगा, 4 वाला भी नहीं होगा। अब सोचो यहां तक अगर आ गए उसके बाद भी डाउट आ जाएगा, कैसे सर, देख लो कौन सा हो जाएगा, डेल स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम था अपॉन एच स्क्वायर, ये इक्वेशन सही थी, क्योंकि एम स्क्वायर नहीं था ना, एच स्क्वायर था, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर था। पक्का देख लो क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स विच आर द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिएबल, कौन सा परमिसिबल नहीं है, कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता है। सर ये 3 होगा, 0 0 चलेगा, ये परमिसिएबल चलेगा। सर ये 3 होगा, एल की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि एल की वैल्यू हमेशा 0 से लेके n-1 तक होती है। ये अपने पास देख लो, m की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू -1 हो गई, पॉसिबल नहीं है। यहां देख लो अपने पास, l की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, m की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा पॉसिबल नहीं है, 2 3 4 पॉसिबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सबकी लिमिटेशन आ जाती है। इज नॉट परमिसिएबल, अब तो ये वाला आसान है, कर दो यार, n की वैल्यू कौन सा होगा, जहां तक मुझे दिख रहा है सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्यों, क्योंकि l की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू कितनी हो गई, -3, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, बाकी सबको देखोगे समझ में आ जाएगा। थर्ड सेकंड वन इज नॉट परमिसिएबल, पक्का हो जाएगा सर। तो इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करना है, a subcell n is equals to 5, l is equals to 3, n is equals to 5, l is equals to 3, कौन सा सबसेल की बात कर रहा है, 5f की बात हो रही है। और 5f में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 5f में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2s बताओ, तो 2s का क्या हो जाएगा, l इंटू एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। सर एल की वैल्यू एस के लिए कितनी होती है, 0, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, एस के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाता है, 0, एस के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाता है, 0। जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन निपटाते जाओ। ये देख लो अपने पास, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 4p, 4p का क्या हो जाएगा, तो 4p में क्या होता है, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई, एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई, क्या हो जाएगा, p की वैल्यू l की वैल्यू 1, ये h अपॉन 2 पाई, तो ये अंडर रूट 2 एच अपॉन 2 पाई, अंडर रूट 2 एच अपॉन 2 पाई, तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, करते चले जाइए। पक्का सर। स्कैंडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन का, स्कैंडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम में बताना है। स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p6 4s2 3d, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4s2 3d 1। लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन, लास्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, 3d होगा। तो लास्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू क्या हो गई 3, l की वैल्यू क्या हो गई 2, m की वैल्यू क्या हो गई, कुछ भी ले लो, -2 2 +1 +2 ले लो, और s की वैल्यू क्या हो गई, ±½ यही होगा सर। पक्का, तो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, 0 ±½ यही पॉसिबल है। पक्का देख लो, लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा, लास्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन, लास्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, 3d। अगर कोई बोलता लास्ट इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियस है ना, थर्ड ऑर्बिट कहाँ होता अंदर, फोर्थ ऑर्बिट कहाँ होता बाहर। पक्का, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर लीजिए, पक्का हो जाएगा सर। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्वांटम नंबर्स के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गए, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो गई। अब आते हैं फिर से उसी जगह पे कि श्रोडिंगर ने ऐसा क्या बवाल मचाया था भाई, कि ऐसा इतनी सारी चीजें निकल गई, काम की चीज आ गई। अब काम की चीज के बाद अब देखो कि श्रोडिंगर ने और क्या क्या बवाल मचाया हुआ था, और क्या क्या बवाल मचाया हुआ है। तो भाई अब शुरू करते हैं। अब मान लो मेरा सब कुछ हो गया है, सब कुछ हो गया ना मेरे पास, सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, क्वांटम नंबर्स पढ़ लिया, श्रोडिंगर का इक्वेशन का यूज कर सीख लिया है। अब यहाँ पे अच्छा एक दो चीजें और, मान लो जैसे अब कोई बोलता है मैग्नेटिक नेचर, यहीं पे बताया तो ऐसे तो बॉन्डिंग में भी आता है आपकी लाइफ में, बट हाँ जब पढ़ रहे हो तो यहाँ पे भी पढ़ सकते हो भाई। मैग्नेटिक नेचर क्या कहता है कि सर दो टाइप का मैग्नेटिक नेचर होगा हमारी लाइफ में, एक होता है डायमैग्नेटिक, एक होता है डाईमैग्नेटिक, और एक होता है पैरामैग्नेटिक। एक होता है डाई और एक क्या हो जाता है पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की कहानी सुन लो, फिर उसके बाद मान लो कहीं पे भी याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स जब फिल कर रहे हो, अगर सर डायमैग्नेटिक मतलब क्या होता है, दे आर वीकली रिपेल्ड, ये क्या होते हैं, वीकली रिपेल्ड होते हैं, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। वीकली रिपेल्ड बाय क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड होंगे। वीकली रिपेल्ड बाय क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड होंगे। ये वाले क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड बाय, ये क्या हो जाते हैं, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये वीकली अट्रैक्टेड होंगे, जस्ट अपोजिट चल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के वीकली अट्रैक्शन पे चल रहे हैं।
ये मैग्नेटिक फील्ड के वीकली अट्रैक्शन पे है। ये देखना अपने पास यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर यहाँ पे कम से कम एट लीस्ट सॉरी ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। यहाँ पे पैरामैग्नेटिक नेचर शो क्यों होता है, कम से कम एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट। कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट। कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, तो इसी को क्या बोल देंगे, पैरामैग्नेटिक। ये डाई हो गया, ये पैरा हो गया। अच्छा इसमें अब देख लो, इसके केस में ये आ गया। किसने बोला सर मैग्नेटिक नेचर कैसे मेजर करते हो, तो एक वर्ड यूज होता है हम लोगों की लाइफ में, एंड दैट इज नोन एज मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, इसको क्या बोल देते हैं, बी एम। अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू क्या बोल देते हैं, बी एम। अंडर रूट एन इंटू एन प्लस वन n plus 2 bm. What is bm, where bm is known as, where bm is known as Bohr's magnetron, Bohr's magnetron, or n is known as number of unpaired electrons, n is known as number of unpaired electrons। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके हिसाब से मैग्नेटिक नेचर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो मैग्नेटिक नेचर मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आप बता सकते हो। अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप देख लो आपका नेचर क्या होगा, मैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डाईमैग्नेटिक होगा। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो उस केस में डाई बोल देना, अगर एक भी अनपेयर्ड है तो उसको क्या बोल देना, पैरा बोल देना। तो ये डाईमैग्नेटिक हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट सीधा सीधा अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बी एम। पक्का। अब चलो, अब सारा क्वांटम नंबर होगी तो अब छोटी छोटी चीजें, जैसे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स क्या कहता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है, तो देखो सबसे पहले एस सबसेल में बात करते हैं। एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल है, एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, एक ही ऑर्बिटल है, और इसका शेप जो होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। एस सबसेल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, इसके अंदर होंगे। अब कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर कहीं भी हो सकते हैं। सर इसके अंदर कोई नोडल प्लेन नहीं होता है, नो नोडल प्लेन। अब लोग नोडल प्लेन क्या होता है, तो सर नोडल प्लेन किसको बोलते हैं, मतलब का सर जहां पे प्रोबेबिलिटी, नोड्स किसको बोलते हैं, अभी आगे पढ़ भी लेंगे। अभी नोड्स क्या होते हैं, प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज जीरो, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज जीरो। जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, नोड्स बोल देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, नोड्स बोल देते हैं। पी सबसेल में जाओगे तो पी सबसेल में अपने पास तीन आ जाते हैं, और पी सबसेल में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। तीनों को हम लोग अलग अलग तरीके से जानते हैं। कौन कौन से होंगे, पी एक्स वाई, पी एक्स सॉरी पी एक्स वाई कर, पी एक्स, पी वाई, और क्या ले लेते हैं हम लोग, पी जेड। कुछ नहीं करना। पी का मतलब क्या होता है, सर ये डंबल शेप होता है। डंबल शेप मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसको इधर मिलेगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मिलेगा, या फिर इधर मिलेगा, या फिर इधर मिलेगा। मतलब इसके केस में जो बीच वाला प्लेन होता है वही क्या हो जाता है, नोडल प्लेन हो जाता है। देखो px बोला तो px मतलब क्या हो गया, मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो px का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सर इसके लिए कौन सा प्लेन होगा, इसके लिए ये देख लो किसका शेप हो गया, px। px के लिए जो नोडल प्लेन होगा उसके लिए नोडल प्लेन कौन सा होगा, जिसके अलोंग उसको नहीं मिलने वाला है, तो yz। कैसे, इसके अलोंग चले जाओ, इसके अलोंग कट करोगे इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं मिलेंगे, यहाँ पे कट करोगे इसके अलोंग कभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। सर अगर मैं बात करता हूं py की, तो py के बारे में बात करोगे तो py को बना दो अपने पास, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर y पे बनाते हो तो सर कौन से प्लेन में होगा, ये पी वाई है, और पी वाई का नोडल प्लेन कौन सा हो जाएगा, इसका नोडल प्लेन देखने जाओगे, इसका नोडल प्लेन, तो इसका नोडल प्लेन कौन सा हो जाएगा, जो बचा हुआ एक्सिस है एक्स जेड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा। किसने बोला सर पी जेड बताओ, तो पी जेड क्या होगा, सर ये एक्स हो गया है, ये वाई हो चुका है, एक प्लेन और होगा, एक प्लेन और होगा जो कहाँ से पास करेगा, जेड, ये जेड एक्सिस पे। पी जेड कहाँ पे होगा, तो पी जेड कैसा होगा, यहाँ से लेकर यहां तक, ये pz होगा। और pz का नोडल प्लेन देखने जाओगे, pz का नोडल प्लेन देखने जाओगे तो नोडल प्लेन क्या होने वाला है, सर एक्स वाई होने वाला है। pz का नोडल प्लेन कौन सा होगा, एक्स वाई हो जाएगा। तो s सबसेल हो गया, p सबसेल हो गया। सर इसको डंबल शेप बोल देते हैं हम लोग, p सबसेल का शेप क्या होता है, डंबल शेप। ये स्फेरिकल होगा और ये क्या लिख देते हैं हम लोग, डंबल।
याद करो ना, अपने पास कभी जिम में देखा होगा या कभी पिक्चर्स में देखा होगा, डंबल मतलब क्या होता है, बीच में पकड़ने का होता है, दोनों साइड क्या होते हैं, वेट्स होते हैं। तो वही वाली चीज यहाँ लगा दो। डी सब सेल में देखोगे, डी सब सेल में अभी रियल पिक्चर भी दिखा दूंगा। डी सब सेल में देखोगे तो डी सब सेल में सर कितने अपने पास ऑर्बिटल्स थे, 5 थे। कितने ऑर्बिटल्स थे, 5। तो सर यहाँ पे देखना डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, सर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये तीन एक साथ पढ़ते हैं। ये क्या होते हैं सर, इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। मतलब इन बिटवीन द एक्सिस, इनका शेप देखोगे तो ये देखना भी इन बिटवीन द एक्सिस 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस होंगे। इनका एंगल देखोगे 45 डिग्री पे होंगे। ये क्या होंगे, ऑन द एक्सिस होंगे। कैसे होंगे ये भी देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। सर डी एक्स वाई में बोलता हूं तो डी एक्स वाई में कुछ नहीं, आप एक्स एक्सिस बना दो, वाई एक्सिस बना दो। डी एक्स वाई मतलब कुछ नहीं, एक डबल डंबल बनाना है, एक डंबल एक्स इसमें और एक इसमें। सर ये क्या हो गया अपने पास, डी एक्स वाई। इसका कौन सा नोडल प्लेन होगा, कौन सा नोडल प्लेन होगा, ये वाला और ये वाला। तो इसके कितने नोडल प्लेन होंगे, 2 नोडल प्लेन होंगे। इसके कितने नोडल प्लेन होंगे, 2 नोडल प्लेन होंगे। सर सिमिलरली अगर कोई बोलता है डी वाई जेड बना दो, तो डी वाई जेड में कुछ नहीं, एक सर वाई एक्सिस ले लो इसको और इसको क्या ले लो, जेड एक्सिस। ऐसे बना दो। सर दोनों परपेंडिकुलर ही जाने हैं एक दूसरे के, दोनों परपेंडिकुलर ही जाने, बना दो अपने पास, क्या जा रहा है। एक डंबल ऐसा, एक डंबल ऐसा। कोई ये मत बोलना सर आपने एक्सिस रोटेट कर दिया, नहीं भाई, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मैंने देखो अभी परपेंडिकुलर बनाया है। इसके अंदर भी कितने नोडल प्लेन हो जाएंगे, 2 नोडल प्लेन हो जाएंगे। कौन कौन से, कट करके देख लो, एक इस एक्सिस के लॉन्ग, एक इस एक्सिस के लॉन्ग। सर किसने बोला सर डी जेड एक्स बना दो, डी जेड एक्स मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लो अपने पास, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। डी जेड एक्स मतलब यहाँ पे क्या करने वाले, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, यही होने वाला है पक्का। तो ये देख लो अपने को क्या बनेगा, इसका भी कितना बन जाएगा, 2 नोडल प्लेन बन जाएगा। सर डी अपने पास 5 टाइप के होते हैं। अब देखो एक लास्ट वन, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये ऑन द एक्सिस होता है। जब आप कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा, ये भाई साहब कुछ ज्यादा परेशान करते हैं कोऑर्डिनेशन में। ये देखना एक्स एक्सिस वाला डबल डंबल होता है डी का, ये क्या होंगे, ऑन द एक्सिस होंगे। इन लोगों का देख लो एक्सिस से कितना एंगल है, अगर मैं बात करूं इन लोगों का तो एक्सिस से कितना एंगल हो रहा होगा, एक्सिस से 45 डिग्री पे होंगे। लेकिन ये क्या हो गया, ऑन द एक्सिस हो गया। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भी बात करोगे, यहाँ पे भी 2 नोडल प्लेन होंगे, क्योंकि ऑब्वियस है, एक इसमें कट करेंगे, एक ऐसे कट करेंगे। एक क्या होगा 45 डिग्री पे, एक 45 डिग्री पे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग आता है डी जेड स्क्वायर। ये क्या होता है, तो डी जेड स्क्वायर में क्या होता है, डंबल तो होता है, ध्यान से देखना, डंबल ऑन द जेड एक्सिस, डंबल ऑन द जेड एक्सिस, और एक होता है सर्कुलर ऑन एक्स वाई प्लेन। मतलब ये बंदा ऐसा है, डीजेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर देखना बहुत सुंदर सा दिखेगा। थोड़ा सा देखो डीजेड स्क्वायर कैसे बनाते हैं हम लोग। सर ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस पे क्या बन जाएगा, डंबल बन जाएगा, ठीक है। और एक सर्कुलर क्या बनना है अपने पास, एक सर्कुलर अपने पास ये बन रहा होगा। सर्कुलर अपने पास देखोगे तो रियलिटी में ऐसा दिखेगा। ये कौन से प्लेन में होगा, यहाँ ये अपने पास इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी कौन से प्लेन में होती है, तो एक्स वाई में होती है। इसीलिए इसका कोई नोडल प्लेन नहीं है, नो नोडल प्लेन। याद रखना क्यों, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन तीनों एक्सिस में हो सकता है, जेड एक्सिस में तो हो ही सकता है, प्लस एक्स वाई में भी हो सकता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको डीजेड स्क्वायर सबसे यूनिक है। डीजेड स्क्वायर क्या है, सबसे यूनिक है। पहले 4 लोगों को देख लो, पहले 4 लोगों के 2 नोडल प्लेन हमेशा आ रहे हैं, 2 नोडल प्लेन तो हमेशा ही रह रहे हैं। लेकिन इसके कोई भी 0 नोडल प्लेन, कोई नोडल प्लेन है नहीं। तीनों साइड में, तीनों एक्सिस पे क्या मिलेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। सर डी डी सबसेल का, डी का शेप कोई पूछेगा तो डी शेप का सबसेल का क्या होता है, डबल डंबल। वो क्या रहा है, डबल डंबल, एक्सेप्शन डीजेड स्क्वायर। देख लो ना, एक डंबल इधर बनाए, एक डंबल इधर बनाए, हो गया। तो बनाते रहो अपने पास। तो डी सबसेल का और शेप क्या होगा, ऐसा होगा। कोई पूछे अरे सर ऐसा रियलिटी में ऐसा दिखेगा क्या, ये देख भाई रियलिटी का स्ट्रक्चर देख ले। ये क्या है, पी एक्स है एक्स एक्सिस पे, ये क्या है, पी वाई है, ये क्या है, पी जेड है। आपको प्लेन दिख जाएगा, कहाँ पे मिलेगा, इसके लिए कौन सा प्लेन होगा, ये वाला, इसके लिए कौन सा प्लेन होगा, ये वाला, इसके लिए कौन सा प्लेन होगा, ऐसा वाला। उठा उठाए करते चले जाओ पक्का। ये देख लो, देख लो, वही प्लेन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वाई जेड डी जेड एक्स। आप पिक्चर देख लो अपने पास जितने क्लियरली, आप देख लो इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। इधर तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, ना इस साइड मिलेगा ना इस साइड मिलेगा। इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ना, इधर इधर तो मिलना ही नहीं।
पक्का। ये देख लो, ये डी के अपने अलग अलग देख लो अपने पास। ये देख लो डबल डंबल है, फ्लावर टाइप बना रखा है। सबसे बेस्ट कौन सा दिख रहा है? डीजेड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डीजेड स्क्वायर में देखो जेड एक्सिस में तो डंबल है ही है, प्लस एक सर्कुलर क्या है, एक्स वाई में भी है। तो ये अच्छी चीज होती है सर। डीजेड स्क्वायर देख लो अपने पास अलग अलग तरीके से, देखो इसके नोडल प्लेन, उसके नोडल प्लेन, सबके दिखाए जा रहे हैं। इसमें नोडल प्लेन नहीं होता, इसमें नोडल कोन होते हैं, कोन होते हैं। तो हमारे सिलेबस में नहीं है। यहाँ कोनिकल नोडल प्लेन होते हैं, कोनिकल प्लेन्स होते हैं, कोनिकल नोड्स होते हैं, कोनिकल नोड्स मतलब ऐसे करके कोनिकल नोड्स। इन लोगों में, हमारे सिलेबस में प्लेन है, तो प्लेन में क्या दिखेगा? दो दो प्लेन दिखेगा। इसमें दो प्लेन, इसमें दो प्लेन, इसमें दो, इसमें कोई भी प्लेन नहीं होगा। नोडिकल नोडिकल कोन होंगे अपने पास। पक्का। तो ये डी हुआ। अब कोई बोले सर एफ का भी दिखा दो, भाई एफ दिखा तो दूंगा पर तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। एफ ऐसा दिखेगा, देख के ही पता चल रहा है कि औकात से बाहर का है। एफ में क्या होता है? एफ जेड क्यूब होता है। एफ ये जरूरत नहीं है, बस दिखाने के लिए कि हाँ कोई ये ना बोले कि सर ने दिखाया नहीं। एफ में क्या बन जाएंगे भाई? ऐसे तीन तीन बन रहे होंगे, तुम्हें पिक्चर देख के ही लग रहा होगा क्या ही बना पाएंगे हम लोग। ठीक है, 3D में नहीं बना पाएंगे तो छोड़ दो, इतना काफी। शेप्स हो गए। पक्का। अब जब नोट्स की बात चली है तो नोट्स डिस्कस कर लेते हैं। नोट्स क्या है कि नोट्स आर दोज प्लेसेस या फिर रीजन्स और प्लेन्स जहां पे वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। जहां पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। जहां पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो नोड्स किसको बोलते हैं? जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाए। सर दो टाइप के मेजर नोड्स आते हैं, दो टाइप के मेजर नोड्स आते हैं। एक को बोलते हैं रेडियल नोड्स और एक को बोल देते हैं हम लोग एंगुलर नोड्स। एक होता है रेडियल नोड्स और एक हो जाता है एंगुलर नोड्स। अब तुम बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी जीरो करनी है, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स में क्या डिफरेंस है? रेडियल नोड्स मतलब क्या हो गया? जैसे मैं मान लो मैं यहाँ पे हूँ, एक बात बताओ, ये अपने पास कोई ये बना हो, न्यूक्लियस है, मान लो न्यूक्लियस से निकले और यहाँ पे मान लो इधर इलेक्ट्रॉन्स कहीं घूम रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे कहीं 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 घूम रहा है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो एक बात बताना, कोई बंदा इस रेडियस पे जाके खोजे इलेक्ट्रॉन को, तो मिलने के चांसेस हैं क्या? नहीं मिलेगा ना। इस रेडियस पे तो नहीं मिलेगा, अगले वाले रेडियस पे जाएगा तो भी नहीं मिलेगा, अगले वाले पे जाएगा तो हाँ कुछ चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे करके अगर रेडियस के अलोंग देखोगे तो उसको क्या बोल देंगे? रेडियल नोड। अब कोई बंदा बोले कि नहीं सर एक काम करते हैं ना, ये नहीं करते, आप बोल रहे थे ना कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे 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 करके घूम रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मिस इस एंगल पे चला जाता हूँ, इस एंगल में सर्च करना शुरू करता हूँ। इस एंगल में देखोगे तो कुछ मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, कुछ तो मिलना शुरू होगा। तो नोड्स क्या होते हैं अपने पास कि सर ऐसे नोड्स जो रेडियस पे डिपेंड करेंगे और जो एंगल पे, उसको एंगुलर नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला देखोगे, एंगुलर नोड नथिंग, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स निकालने हैं, बहुत सिंपल सा है। एंगुलर नोड्स निकालना है, बहुत सिंपल सा एंगुलर नोड्स आएगा, कितना हो जाएगा? एल आ जाएगा, सीधा सीधा जिसमें निकालना है। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकालना चाहते हो तो रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला देख लो अपने पास, वो क्या हो जाता है? n माइनस एल माइनस वन आ जाता है। नंबर ऑफ रेडियल नोड अगर निकालना है तो ऐसे निकाल दो। जैसे कोई बोल रहा है कि सर 4p में निकाल के दिखाइए, 4p का रेडियल नोड दिखाइए और एंगुलर नोड दिखाइए। रेडियल नोड्स कितने हैं और एंगुलर नोड्स कितने हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करना है, जो आज पढ़ा है उसका सीधा एप्लीकेशन। रेडियल नोड और एंगुलर नोड, एंगुलर नोड कितना हो जाएगा? वन। क्यों? क्योंकि p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? वन। रेडियल नोड कितना हो जाएगा? 4 माइनस वन माइनस वन, कितना हो जाएगा? टू। ये कितना हो जाएगा? टू। पक्का। सर अगर मैं बोलता हूँ 5D बताइए, 5D के बारे में बात करता हूँ, तो 5D में क्या बोला जाता है कि सर रेडियल नोड कितना होगा? रेडियल नोड कितना होगा 5D में? और एंगुलर नोड कितना होगा? एंगुलर नोड कितना होगा? सर देख लो, रेडियल नोड कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3। इसका सर सीधा सीधा कितना ले लूंगा? 2। कोई बोल दे टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? n माइनस एल माइनस वन प्लस एल। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना हो जाएगा? n माइनस वन। ये नोट्स होते कैसे, कैसे आते होंगे? देख भाई, एक तो सीधा सीधा फॉर्मूला से आ गया। अब कोई बोले नहीं सर मैं तो निकाल के दिखाऊंगा, मैं तो निकाल के चेक करूंगा। भाई तुझे लगता है ना, तो नोट्स निकालने के लिए ये देख, ये श्रोडिंगर का सॉल्यूशन है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये क्या है? 1s है। अब 1s में देख ले सर, किसी की नोड मतलब जहां साई की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। साई की वैल्यू जीरो कहां हो सकती है? 1/पाई जीरो हो नहीं सकता, Z/A0 जीरो हो नहीं सकता, एटॉमिक नंबर कभी जीरो हो नहीं सकता, ये वैल्यू जीरो हो नहीं सकती, ई की वैल्यू एक्सपोनेंशियल कभी जीरो होगी नहीं। तो 1s के अंदर कोई नोड होता ही नहीं है।
अब किसी को लगता है मैथमेटिकल निकालना चाहता है, देख ले भाई ये 2s है, 2s के अंदर देख कौन सा नोड होगा, ये कभी जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो हो नहीं सकता, हाँ ये जीरो हो सकता है, तो आपके पास एक ही नोड आएगा, e की पावर कभी जीरो होगी नहीं, तो ये एक नोड आ गया, एक ही रेडियल नोड आएगा। सर इसने बोला सर 2s में अपने पास एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर नोड नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एंगुलर नोड कितना होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल, 2s में कितना है एजिमुथल क्वांटम नंबर, जीरो। अब देखो किसने बोला सर 2p में देख लो, ये देखो 2p में कैसे कर रहा हो, ये देख, ये जीरो होगा नहीं, ये जीरो होगा नहीं, ये जीरो हो सकता है क्या, ये भी जीरो, क्या होगा, आर की वैल्यू जीरो पुट कर दो, और ये देख लो यहाँ एंगुलर नोड देख रहे हो कहां पे आ रहा है, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, तो यहाँ 2p में क्या होगा, एंगुलर नोड हो सकते हैं। आपको सर ये इक्वेशन देख के नीट में नहीं निकालने को मिलेगा, बहुत मतलब रेयर, क्या हमारे सिलेबस में नहीं है, एडवांस वाले सिलेबस में आता है, वहां पे हम लोग नोट्स निकालते हैं। अदरवाइज हमें नोट्स निकालने को बोला जाएगा तो हम नोट्स सीधा सीधा ये निकाल सकते हैं, रेडियल नोट्स और एंगुलर नोट्स निकाल देंगे सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करके। अगर इक्वेशन दे दी तो इक्वेशन में देख लो कौन सी वैल्यू जीरो हो सकती है, कौन कौन सी वैल्यू जीरो हो सकती है। मान लो इसकी इक्वेशन दी हुई है तो ये वैल्यू जीरो हो नहीं सकती, ये जीरो हो नहीं सकती, हाँ ये जीरो हो सकती है, तो इसको सॉल्व करो, जीरो करो, एक्सपोनेंशियल जीरो होगा नहीं, बस। अब ये जीरो कैसे होगा, ऑब्वियस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है आर स्क्वायर, तो ऑब्वियस इसके दो नोट्स होंगे, निकालते चले जाओ, दो नोट्स निकालते चले जाइए सर, पक्का हो जाएगा सर। इवन सर इसका ग्राफ का क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, इसके ग्राफ के क्वेश्चन ये अपने पास एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है सर, 1s 2s और 2p का, दो लोगों का, तीन लोगों का ग्राफ कंपेयर किया जाता है, ये रेडियल फंक्शन है, मतलब साई आर की फंक्शन है, रेडियल का फंक्शन। सर साई का फंक्शन आर में करेंगे, कोई नोड नहीं है, 1s में कोई नोड होता ही नहीं है, 1s में देख लो कोई नोड होगा ही नहीं। सर 2s में देख लो अपने पास एक नोड है, एक नोड कैसे टच कर रहा है, जहां साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ये रेडियल फंक्शन में दिखा रहा है, जहां साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, एक नोड। सर 2p में कोई नोड है ही नहीं, 2p में कोई नोड आएगा ही नहीं, निकाल दो। रेडियल नोड, साई को तीन तरीके से लिख सकते हैं सर, साई को हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख देते हैं, फाई के टर्म में भी लिख सकते हैं। ये क्या है, इसका रेडियल पार्ट है, ये क्या है, इसका रेडियल पार्ट है, ये क्या है, इसका रेडियल पार्ट है, ये क्या है अपने पास, एंगुलर पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, एंगुलर पार्ट है, बस। तो साई को ऐसे लिख सकते हैं, लिखते चले जाओ, बस ये देख लेना कि ग्राफ के क्वेश्चंस आए तो डरना मत, सर सीधा सीधा इनके आंसर निकाल सकते हो, सीधा सीधा इनके आंसर्स निकाल सकते हो आप, सीधा सीधा इसके क्वेश्चंस करते चले जाओ, इसके क्वेश्चंस करते चले जाइए सर। सर रेडियल नोड ग्राफ अपने पास, रेडियल नोड एंगुलर नोड पढ़ के होते जाएंगे, क्वेश्चंस कर लो अपने पास पकड़ पकड़ के सर। और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इतने ही सारी थ्योरी है, अब इसके बाद जितना भी करना चाहते हो अलग से करते चले। अब जो भी करना है, मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब जितने भी क्वेश्चंस करने इन्हीं सब पे बेस्ड होंगे, चीजें छोटी छोटी होती जाएंगी, कहीं कहीं और चीजें अगर मिलती हैं आपको तो उसके हिसाब से क्वेश्चंस करते चले जाओ। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर सर फिजिकल का अब आपकी लाइफ में, सरफेस केमिस्ट्री तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन कि यहाँ से इनऑर्गेनिक की शुरुआत होती है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही से लिखना सीख गए तो इनऑर्गेनिक की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ट्राई करना इस चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को बार बार करना। आज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किया है, श्रोडिंगर इक्वेशन करा है, श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन करे, उसके ऊपर क्वांटम नंबर्स निकाला है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सॉल्व किया है, ये सारी कहानी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है आज। तो आज अपने पास, आज हम लोग सारा कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल केमिस्ट्री का सर 11वां चैप्टर, 11th चैप्टर, और अभी तक आपके कम से कम 15 से क्वेश्चन कम से कम सिक्योर हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन सिक्योर हो चुके हैं आपके, कम से कम, मिनिमम बता रहा हूं। बाकी कल सरफेस कर लेंगे, 28 फरवरी को हमारा सिलेबस, और 28 फरवरी आपको पता है त्योहार, तैयारी का आ रहा है, तैयारी का त्योहार आ रहा है, तो उसको सही से मनाओ और ट्राई करो कि सर जिंदगी में होता है ना कि यार त्योहार खुशियों का मनाया जाए, त्योहार अपने इस रिजल्ट्स का मनाया जाए, और इतना शानदार पढ़ाई करो कि यार अब देखो मेरा सफर आपके साथ अगली क्लास में एंड हो जाएगा, इवन कि जो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आज ही एंड कर लेंगे क्योंकि सरफेस वो लोग जल्दी देखते नहीं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरफेस केमिस्ट्री देख लेना। रीजन वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि एक ही लेक्चर में कराना है, लेकिन हाँ मैं इतना इंपॉर्टेंट जरूर बता दूंगा जिससे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। एनसीईआरटी लेके बैठना है, सरफेस केमिस्ट्री में कोई नोट्स नहीं बनाने, आप एनसीईआरटी के ऊपर ही सर्कल करते जाइए, उसी में ऐड कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, आप बस बोलते ना कि 28 फरवरी को हमने प्रॉमिस किया था, रिजल्ट टाइम के साथ, सिलेबस खत्म हो रहा है, आप अब सोच लो आप साथ साथ में कर पाओगे या नहीं कर पा रहे हो। जो भी प्रॉब्लम्स हैं फटाफट बताओ, जाते जाते अपने पास, कल हम लोग मिलेंगे, लेकिन हाँ किसी को लगता है, आपको कमेंट सेक्शन में या जहां से भी लगता है कांटेक्ट करो, बात करो, बताओ, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो डिस्कस करो।
तब भी सबको अपना प्यार, सबको बहुत सारा प्यार, ठीक है ना, क्योंकि तुमने इतने दिन तक झेला। और इस बोलते हैं ना कि क्रैश कोर्स मतलब तूफानी चल रहा होता है, कि थोड़ा सा फास्ट स्पीड में चल रहा होता है, और तुम सब लोग बने रहे, तुम सब लोग अभी तक प्यार दिखाते रहे, हम दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे, हम दोनों एक दूसरे के, हमारा विजन क्लियर था कि हमें ये करना है, टाइम वाइज डेट वाइज करना है। सोचो लास्ट 2 मंथ्स में हमने इतना कुछ कर लिया है। पक्का सर 11 चैप्टर फिनिश कर लिए हैं, उसके साथ साथ सिर्फ 11 तो मेरे हुए, उसके अलावा पता नहीं है तुमने कितने चैप्टर्स कर लिए होंगे। तो उन सब के लिए तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है यार, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर तुम इस लेक्चर को टाइमली देख रहे हो ना, बहुत हिम्मत है और बहुत आगे जा सकते हो। बस करना क्या है, प्रैक्टिस करते रहो, छोड़ना मत, कांटेक्ट मत छोड़ना, कांटेक्ट छूटा फिर वो दिक्कत क्रिएट कर देगा। कोशिश करो जो 11th 12th की गलतियां हैं उसको फिर से रिपीट ना की जाए, जो अब की बार का नीट दे रहे हैं वो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट नीट हो, ट्राई करो अपना बेस्ट देने का। ठीक है, कल लास्ट टाइम मिलने वाले हैं हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के लिए। सरफेस केमिस्ट्री थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग हो, लेकिन यार झेलना तो पड़ेगा, मुश्किल तो हो लेकिन हाँ करना तो पड़ेगा यार, हम रिजल्ट लेने वाले लोग हैं, हमें इतना ज़्यादा बार्गेन नहीं करना, हम रिजल्ट के लिए काम करते हैं पक्का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन काफ़ी इंजॉय करने वाले सरफेस केमिस्ट्री का, और वो हमारा आखिरी सेशन है। तो खूब सारा प्यार आप सब लोगों को, बड़ा हो भाई हूँ तो आशीर्वाद भी आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ है। ट्राई करना कि सर जो भी हो सकता है उम्मीद फॉलो कर लो, कहीं से भी बस क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लेना पक्का। तो चलो मिलते हैं, मिलते हैं अपने पास एक रिजल्ट सेलिब्रेशन में पक्का, कल भी मिलेंगे लेकिन उसके बाद फिर हम लोग रिजल्ट सेलिब्रेशन में पक्का मिलेंगे। ओके, प्रॉमिस करो एक दूसरे से, मैं पक्का मिलूंगा रिजल्ट सेलिब्रेशन में, तुम अपना डिसाइड करो, तुम्हें मेहनत करनी है, रिजल्ट सेलिब्रेशन में पक्का मिलेंगे। ओके चलो बाय, कल अगली क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, एक ही क्लास में चैप्टर एंड होगा, और तब तक के लिए एंजॉय करते रहो।